आज इस खास एलयू के धरोहर कार्यक्रम में जो धरोहर हैं उनका नाम है अनमोल मिश्रा। आज हम ढेर सारी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। धन्यवाद विकास, इतना लंबा परिचय बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी के दरमियान जब कोरोना का समय आया तो सारी चीज़ें बंद हो गई और सारी चीज़ें जब ठप हुई तो उसके बाद का जो समय आया उसमें हम लोगों ने सोचा कि भाई अभी तो ऑनलाइन ही हो रहा है, तो घर पे बैठे बैठे कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, गुप्त जी कहते हैं। तो उसी चक्कर में हम लोगों ने बस ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, उसको काव्योम का नाम दिया गया और वहाँ से शुरू हुआ काव्योम। उस समय ये फ़ोन का ज़माना नहीं था, बच्चे आजकल इस तरीके से फ़ोन में लग जाते हैं, नहीं था। तो गांव का परिवेश था, खेलते थे खाते थे, लेकिन एक होता नहीं है कि दिमाग में कि क्या करना है, कुछ अलग सी चीज़ें। तो बचपन था और पिताजी यहाँ लखनऊ आते थे, तो ये चारबाग है, चारबाग में रोड साइड पे, अब तो शायद दुकान वो बन गई हैं, लेकिन पहले रोड साइड पे वो किताबें रख के पुरानी बेचा करते थे। तो पिताजी यहाँ से गट्ठर भर भर किताबें ले जाते थे, गबन गोदान ये सारी चीज़ें, तो वो ले जाते थे। देख के इंटरेस्ट बढ़ता था कि क्या है भाई, देखा जाए तो पढ़ते थे तो कहानियों को बड़ा मज़ा आता था वो सारी चीज़ें। मेरा यही प्रश्न हाँ। भी था कि आप कैसे विद्यालय में पढ़े हैं? अंग्रेजी मीडियम मतलब कॉन्वेंट में या हिंदी में? अवधि मीडियम। अच्छा, अवधि मीडियम। ये नया मीडियम है। हाँ सही बता रहे हैं। तो वहाँ पे टीचर्स होते थे गांव में, तो वो अवधि में ही बात करते थे और अच्छी चीज़ है, मातृभाषा में बात करते थे। हाँ, लेकिन उससे पहले भी एक कहानी है कि बीएससी करके 2 साल यहाँ आए। आगे मैं जानना चाहूँगा, अभी तक आप बात कर रहे हैं हिंदी से जुड़ा, ये वो ठीक है। हिंदी के अलावा किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में आपकी रुचि है या नहीं है, और है तो किस क्षेत्र में है? दरअसल बातें बहुत सी हैं, अब हम अपनी तारीफ क्या ही करें, लेकिन थोड़ी बहुत करनी चाहिए। मोटर लाता था कार का निकाल के, उसको तोड़ के उसका पंखा बनाते थे। ये सारी चीज़ें बहुत तरीके से, ये सारी बहुत सारे किस्से हैं इस तरीके के। नमस्ते भैया, पहले नमस्ते। नमस्ते। नए बच्चों को काव्योम से जुड़ना कितना आवश्यक है, ये समझाएं, और उन्हें क्या नया सीखने को मिलेगा काव्योम से। मैं आज भी इस विश्वविद्यालय में जब माइक उठा करके पूछने चलता हूँ तो मुझे 10 ऐसे गिने चुने चेहरे मिलते हैं जो हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि मैं आकर के सबसे पहले बोलूँ, और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हर दिन नए लोगों से मिलूँ। तो ये समस्या इसमें मुझे ये होती है कि जो 10 लोग बोल रहे हैं मुझे खुशी है उनसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि और इस विश्वविद्यालय में सिर्फ 10 लोग ही नहीं है ना। ये दोस्त दुनिया ये जाल साजी, कदम कदम पर करे है ठोकर, तेरा सुदामा गिरा कन्हैया, इसे उठाओ गले लगाओ, झुलस रही है अगन में दुनिया, इसे बुझाओ गले लगाओ, पड़े हुए जो दिलों में छाले। तो यही। लेकिन लोग काम किस पे कर रहे हैं? लोग काम अपने प्रोपेगेंडा पे कर रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ, आजकल जो एक नारीवादी सोच खड़ी हुई है, बहुत अच्छी चीज़ है स्त्रियों को हक दिलाने के लिए, लेकिन उसमें एक विकृति आ गई है। वो विकृति ये है कि नारीवाद के स्त्रियों को बढ़ाने के नाम पे पुरुषों को पीछे खींचा जा रहा है ना। हाँ। तो वो भी नहीं होना चाहिए कि किसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक को पीछे खींच लें, तो वो आगे नहीं हुआ। जब आदिगुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ तो उन्होंने डिबेट किया आपस में, तो उस डिबेट को जज करने वाला जानते हो कौन था? उस डिबेट को, उस शास्त्रार्थ को अशोक वाटिका में है, वहाँ पे रावण आता है और रावण उनको डराता है, छूने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे वो रावण को धमकी देती है कि असंदेशांतु रामस्य तपश्चानुपालनात् नत्वाम कुरिम दशग्रीव भस्म भस्मारः तेजसा। श्री राम का आदेश ना होने के कारण और अपने तपस्या नाश के भय से, मतलब जो उन्होंने जिंदगी में की होगी, क्योंकि जब श्राप देता था कोई तो उसकी तपस्या का भी क्षरण होता था, तो वो जो किया था उसके भय से, मैं तुझे श्राप नहीं दे रही हूँ रावण, तुझे बख्श रही हूँ, अन्यथा मैं तुझे यहीं पे भस्म कर सकती हूँ। ये साहित्य की बात है, ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। ये स्त्रियों की स्थिति है हमारे समय। हमको लगता है ज़्यादा हो रहा है, लंबा बोल रहे हैं, इस पे लंबा वीडियो जाएगा। हाँ, काफ़ी लंबा जाएगा और हमको लग रहा है बहुत कम ही लोग पूरा वीडियो देखेंगे लेकिन जिनकी हिंदी में रुचि होगी जरूर देखेंगे। इन उलझी उलझी राहों पर तुम चलना आज सिखा दो ना, थोड़ी सी धूप दिखा दो ना, थोड़ी सी धूप दिखा दो ना। देखो, छात्र राजनीति होनी चाहिए, लेकिन छात्रों के साथ राजनीति नहीं होनी। ये बड़ी बात है ना। ये बड़ी छात्र राजनीति होनी चाहिए, छात्रों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा हो रही है, मैं उसके खिलाफ।
नमस्ते। आज हमारे हाथ में माइक नहीं होगा क्योंकि हमने एक नया माइक खरीद लिया है और नया माइक का शुभारंभ अगर ऐसे बड़े भाई मिल जाए तो शुरुआत करने में और मज़ा आ जाती है। खैर पहले हम इस कार्यक्रम के बारे में आपसे बता दें। अभी आपके घड़ी में समय हो रहा होगा शाम के 7 बज रहे होंगे और कैलेंडर में आज का दिन होगा रविवार, यानी कि हर रविवार को शाम को 7 बजे आपको ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा जिसका नाम है एलयू के धरोहर। हम इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए जो भी कुछ अच्छा कर रहा है, जो अच्छा करने का प्रयास कर रहा है या जो अच्छा कर चुका है, उससे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा उनका अनुभव रहा और उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम छात्र जो हैं वो भी प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्न का भी उत्तर हम लेने का प्रयास करते हैं। आज इस खास एलयू के धरोहर कार्यक्रम में जो धरोहर हैं उनका नाम है अनमोल मिश्रा जी। वो लखनऊ विश्वविद्यालय के परस्नातक, स्नातक भी यहीं से पूरा किए हैं और परस्नातक भी अगले साल, ये फाइनल ईयर है उनका, अंतिम वर्ष है और अगले साल पूरा हो जाएगा। वो काव्योम के फाउंडिंग मेंबर है। जब काव्योम बनाया गया तो उसके जो मुख्य सदस्य थे, जो हमने अभी पिछले एलयू के धरोहर कार्यक्रम में जय भैया से बात किया तो उसमें उन्होंने बताया कि 2-4 लोग मिलकर के जब ये निर्णय लिए कि एक संस्था बनाया जाए तो उसमें एक ये भी थे, मुख्य सदस्य हैं और काव्योम के प्रतिनिधि सदस्य हैं। आज हम ढेर सारी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद विकास, इतना लंबा परिचय बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बहुत सारे आए हैं आपके लिए और जब हमने ये लोगों को बताया कि आपका लेंगे इंटरव्यू, हालांकि मैं अपने दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि जय भैया से पहले इनका ही इंटरव्यू करने वाले थे, लेकिन समय जैसा कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा कि इनको तबीयत इनकी खराब हो गई। खैर, तबीयत खराब होना एक हिस्सा है जिंदगी का। सवाल पर आते हैं सीधे। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं तो जानता हूँ कुछ हद तक, लेकिन हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो बताइए। बड़ा अटपटा प्रश्न है आपके बारे में। खैर, खुद को खोज रहे हैं अभी, जब हम मिल जाएंगे तो बता देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत यही है कि कविताएं वगैरह लिखते हैं, पढ़ाई वगैरह थोड़ी बहुत कर लेते हैं और गांव के परिदृश्य से आते हैं। जहाँ पे पले बड़े हैं वो एक गांव है और वही संस्कार रोपित हैं दिमाग में, वही चीज़ें दिमाग में हैं। तो बस यही है, छोटा सा परिचय मेरा है और काव्योम का एक सदस्य हूँ। और काव्योम जो बच्चों को सिखा रहा है, जो साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, बस। और ईश्वर का एक बच्चा हूँ, भगवान का, महादेव का। इससे ज़्यादा कुछ परिचय नहीं। चलिए, परिवार के बारे में जरा हमें बताइए। परिवार तो भाई हमारा लंबा है, गांव की फैमिली है। पिताजी और उनकी 2 बहनें थीं, अकेले थे। तो उसके बाद हम 5 भाई और 3 बहनें हैं अभी परिवार में। और भाई एक भैया बच्चे हैं, बाकी सबकी शादी हो गई है। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी गांव में किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं। वही माता जी गृहिणी है? माता जी, हाँ, वही घर का काम देखती हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। और चलिए, काव्योम परिवार आप लोगों ने बनाया और इसके पीछे का क्या उद्देश्य था? क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में आपसे पहले, ये लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत पुराना रहा है और इस इतिहास में बहुत सारे लोग आए, हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे कवि भी हुए और बहुत सारे लोग गए, लेकिन किसी ने ऐसा एक नया इनिशिएटिव नहीं लिया था जैसा आप लोगों ने। एक परिवार बना दिया और उसका नाम दिया काव्योम। तो ये काव्योम परिवार बनाने की शुरुआत, बनाने का प्रक्रिया कैसे शुरू हुआ और क्या कारण था इसको बनाने को लेकर के? हाँ, ये चीज़ बड़ा अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। तुमने कहा लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास, तो विश्वविद्यालय का इतिहास बड़ा गौरवशाली है। सभी जानते हैं, बड़े ही अच्छे अच्छे कवि निकले, बड़े ही अच्छे अच्छे लोग निकले। एक हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक सभा आती, काशी नागरी प्रचारिणी। तो उसकी सभा की स्थापना 3 ही लोगों ने, जो छात्र थे, उन्होंने मिलकर ही की थी। तो वो दिमाग में वो चीज़ थी, हिंदी के छात्र थे, हिंदी के छात्र हैं। और इसके साथ साथ कोरोना का समय था। हम लोग घर पे बैठे थे। पहले जब यहाँ होते थे तो जैसे सुनते सुनाया करते थे, जय था, पवन दद्दा थे, द्वारिका था, वर्तिका दीदी थी, अनंग लोग थे, इन सबको हम लोग एक दूसरे को सुनते सुनाया करते थे। तो उसी के दरमियान जब कोरोना का समय आया तो सारी चीज़ें बंद हो गई। और सारी चीज़ें जब ठप हुई तो उसके बाद का जो समय आया, उसमें हम लोगों ने सोचा कि भाई अभी तो ऑनलाइन ही हो रहा है, तो घर पे बैठे बैठे कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, गुप्त जी कहते हैं। तो उसी चक्कर में हम लोगों ने बस ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जिसको काव्योम का नाम दिया गया और वहाँ से शुरू हुआ काव्योम। लेकिन काव्योम, मुझे नहीं पता था कि
इतनी छोटी सी शुरुआत हम लोगों ने की, इसके बाद क्या होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उस समय ऑनलाइन बनाया था। लेकिन जब विश्वविद्यालय आए तो विश्वविद्यालय में देखा कि ऐसी साहित्यिक संस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि सीखना है, सीखने सिखाने की उम्र हमेशा होती है, तो सीखना चलता ही रहता है, तो लोगों को सीखना है। तो इसी वजह से हम लोग विश्वविद्यालय आए और विश्वविद्यालय में हम लोगों ने काव्यम परिवार की स्थापना की। फिर धीरे धीरे इसके जो सदस्य थे उन्होंने, क्योंकि सब अपने एक क्षेत्र में धुरंधर थे, अर्पित जैसे है तो वो दिल्ली में इस समय IMC में है, अनंग भी जैसे है, अक्षय हुआ और जय हुए, हम हुए, द्वारिका हुए, पवन दद्दा हुए और वर्तिका दीदी, ये शुरुआत के मेंबर हैं। तो इसमें मांडवी, तो ये लोग अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, है ना। तो उन लोगों के साथ जब हम मिले तो सबकी अपने अपने विवेक हैं, सबके अपने अपने दिमाग, सोचने का तरीका है। जब वो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा हुई तब बना काव्योम। और उसके बाद विश्वविद्यालय में आए, सारी चीज़ें हम लोगों ने मेहनत करी, देखा, अपने ऊपर काम किया, लोगों से बैठ के बात की, संगोष्ठी करते हैं हम लोग, बैठ के घेरे में बैठ के वहाँ पे बच्चों से बात करते हैं और खुद भी वहाँ पे खुलने का मौका मिलता है। क्योंकि एक जब बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जैसे हम माइक पे चढ़ते हैं ऊपर, तो उससे पहले हम लोगों को सीखना होगा कि वहाँ पे बोलते कैसे हैं, क्योंकि एकदम से वो चीज़ नहीं मिल जाती है। तो जितने आम बच्चे थे उनके साथ हम लोगों ने बैठकर, बड़े भैया कुछ थे, कुछ जूनियर्स थे, धीरे धीरे जब बड़े वो आगे बढ़े ना, तो उसमें BA में दूसरे साल में आ गए, तीसरे साल में, तो उनके साथ बैठकर हम लोगों ने वो संगोष्ठियाँ की। उन संगोष्ठियों में हमने बात की विश्वविद्यालय के कवियों पर, साहित्य के जो धुरंधर रहे उन पर, और ऐसे भी लोग जो साहित्य में जिनको ज़्यादा महत्ता नहीं दी गई, लेकिन जिनके साहित्य को अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा गुणवत्ता वाला है। तो इस तरीके से हम लोग बैठ के संगोष्ठी करते रहे, धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती गई और सब अपने अपने मकाम पे काम करते रहे, सब अपने अपने ऊपर काम करते रहे, और यही काव्योम का बन गया, यही उद्देश्य है इसका। क से काव्योम आप लोग कहते हैं, और काव्योम का अर्थ क्या होता है और इसके नाम रखने के पीछे क्या आप लोगों ने सोचा, किसने ये नाम सजेस्ट किया, आप लोगों ने तय किया उस समय? काव्योम का पहले अर्थ बताइए और किसने ये नाम दिया ये बताइए। अगर जो बात करें तो लगभग 2-2.5 साल पहले जब शुरुआत में बात हुई थी, मैं बताया ना ऑनलाइन, जी जी। उस समय हम लोग ऑनलाइन ही बात करते थे। तो वहाँ पर नाम इसके चले, पहले तो साहित्य राग बनाया गया, साहित्य राग बनाया गया, फिर कहा नहीं नहीं, ये साहित्य राग जो है नाम तो अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा मतलब लंबा है और लोगों को एकदम प्रभावित उस तरीके से नहीं कर पाएगा। हम लोगों को काम करना था, इस वजह से हमने पहले नाम पे चर्चा की, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ जिसका नाम ज़्यादा प्रभावशाली होता है वो फिर उसके बाद काम भी प्रभावशाली उसी तरीके से दिखाता है। तो हम लोगों ने नाम पे काम किया, ग्रुप में बात करते थे क्या नाम हो क्या नाम हो, तो वर्तिका दीदी ने सजेस्ट किया कि काव्योम नाम रखा जाए। और जो इसकी टैग लाइन थी वो कुछ ऐसी थी कि काव्योम का मतलब काव्य, व्योम, व्योम माने आकाश, और काव्य माने काव्य जिसमें संपूर्ण गद्य पद्य और सारा साहित्य आ जाए, काव्य केवल कविता तक सीमित नहीं है। तो वो सारी चीजें काव्य व्योम हुआ, काव्योम फिर हुआ। और उसके बाद जो इसकी टैग लाइन थी कि काव्य से आकाशा, तो उसको मैंने कहा कि काव्य का आकाश। जय को मैंने मैसेज किया, जय को फोन किया कि इसको संस्कृत का है मैं कर रहा है, तो मैंने कहा इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, तो उसने कहा काव्य से आकाशा, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया और यही है। तो काव्योम का ये अर्थ हुआ कि काव्य का आकाश। लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ है, जो इसका विस्तृत अर्थ है, वो ये है कि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं जमीन पर, जब हम चल रहे होते हैं तो हम आकाश की तरफ देखते हैं। साहित्य जो होता है वो हमें जिस तरीके से हमारे स्तंभ का काम करता है हमारे लिए, उसी तरीके से हमको एक विस्तृत गगन प्रदान करता है, तो वही काम काव्योम का है। बस यही काव्योम का उद्देश्य और यही काव्योम का नाम का काव्योम का अर्थ भी समझ गए होंगे, काव्योम बनाने के पीछे क्या लक्ष्य था वो भी समझ गए होंगे, और काव्योम किस तरीके से शुरुआत हुआ ये सब कुछ जान गए होंगे। मैं अब आपके विषय में आता हूँ कि आप हिंदी से बहुत जुड़े, कविता वगैरह गाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, खूब सुनाते हैं। हिंदी में रुचि कब से है आपकी, और क्या इसके पीछे क्यों, क्या कारण है? क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो वर्तमान समय में जो हिंदी से बोलता है ज़्यादा और अंग्रेजी ना बोल पाता है, उसको देखा जाता है कि ये बहुत पिछड़े इलाका कब जो है, या पढ़ने में बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे दृष्टि से देखा जाता है। तो आपका इस वर्तमान समय को देखते हुए उसके बावजूद भी हिंदी में रुचि कैसे बढ़ी? हाँ, कहते नहीं जिसकी जड़ों में जो चीज़ होती है वो वहीं से शुरुआत होती है। तो हिंदी जड़ में ही है, गांव का परिवेश है, अवधी समाज है, अवधी बोली जाती है गांव में। पिताजी मेरे भजन लिखते हैं खुद के, दादी गाती थी, दादी जो थी वो गाती थी और हारमोनियम बजाती थी, तो वो भी भजन गाती थी। पिताजी अपने खुद के भजन लिखते हैं खूब सारी, ये मोटी डायरी है, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। तो नींव तो वहीं पड़ी, संस्कार वहीं से रोपित किए गए, सारी चीज़ें वहीं से हुई। धीरे धीरे एक समय था, बचपन था,
उस समय ये फोन वोन का जमाना नहीं था, बच्चे आजकल इस तरीके से फोन में लग जाते हैं, जी जी। नहीं था। तो गांव का परिवेश था, खेलते थे खाते थे, लेकिन एक होता नहीं है कि दिमाग में कि क्या करना है, कुछ अलग सी चीजें। तो बचपन था और पिताजी यहाँ लखनऊ आते थे, तो ये चार बाग है, जी। चार बाग में रोड साइड पे, अब तो शायद दुकान वो बन गई है, लेकिन पहले रोड साइड पे वो किताबें रख के पुरानी बेचा करते थे। अच्छा तो पिताजी यहाँ से गट्ठर भर भर किताबें ले जाते थे, अच्छा। गबन गोदान ये सारी चीजें, तो वो ले जाते थे। तो देख के इंटरेस्ट बढ़ता था कि क्या है भाई, देखा जाए तो पढ़ते थे तो कहानियों को बड़ा मजा आता था वो सारी चीजें। उसके बाद पहला जो तुमने कहा कि हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, तो यहाँ से हुई, क्योंकि वो चीजें वहां पे माहौल मिल रहा था। जी। और दूसरी चीज जो है वो मैंने क्या पढ़ा था, हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर। अच्छा। तो उसको जब मैंने पढ़ा तो लगा अरे यार ये तो गजब कहानी है। उसके बाद एक दूरदर्शन पे सीरियल आता था तहरीर करके, उसमें प्रेमचंद की कहानियां दिखाते थे, तो वहां पे भी हिंदी साहित्य का माहौल है। ये सारी चीजें जो मूल में रही, ये बनी बाद में हिंदी में रुझान, रुचि का कारण। इसके अलावा जो जैसे बात करें तो चंद्रकांता, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, वो घर पे रखा था तो मैंने पढ़ डाला, उससे और मजा आया कि अरे भाई ये तो बड़ी गजब चीज है। तो फिर यहाँ से ये सारी चीजें बनती गई, इनके आधार पर ये न्यू रही, उसके आधार पर आगे आगे चीजें बनती गई और फिर हिंदी में रुझान हो गया। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय आए, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब आए तो भाई साहित्य तो पहले से पढ़ ही रहे थे। बचपन में जब क्या होता था कि मास्टर जी के पास जाते थे, तो सरकारी स्कूल में पढ़े ना कक्षा 8 तक। हाँ, मेरे यही प्रश्न हाँ भी था कि आप कैसे विश्वविद्यालय कैसे विद्यालय में पढ़े हैं, अंग्रेजी मीडियम मतलब कॉन्वेंट में या हिंदी मीडियम में? अवधि मीडियम। अच्छा, अवधि मीडियम। ये नया मीडियम है। खैर, हाँ सही बता रहे हैं। तो वहाँ पे टीचर्स होते थे गांव में, तो वो अवधि में ही बात करते थे, और अच्छी अच्छा। चीज है मातृभाषा में बात करते बिल्कुल थे, अवधि बिल्कुल। मीडियम। तो उसमें पढ़ते थे और वहाँ पे किताबें आती थी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किताबें आती सरकारी थी। हाँ किताबें। सरकारी हाँ, किताबें आती हाँ। थी, वो पढ़ते थे। और उसके अलावा कभी कभी जैसे कुछ कहानियों की किताबें चित्र के सहित आ गई, जी। तो वो मास्टर जी से हम ले लेते थे। मास्टर जी से व्यवहार अच्छा बनाए थे इस मामले में, हाँ। मास्टर भी जानते, मास्टर जी भी जानते थे कि हाँ पढ़ने लड़का, वाले छात्र हाँ हैं। पढ़ने वाला छात्र, शरारती भी बहुत रहे, बहुत उदंड किए गाँव में, सारी बहुत वो भी कहानियां हैं। खैर, तो मास्टर जी से किताब लाते थे और वो 4-4 5-5 किताबें होती थी, छोटी छोटी पतली पतली कहानियों के चित्र बने रहते थे। ऊपर चढ़ जाते थे छत पे, सीढ़ी लगी होती थी, घर कच्चा था, तो छत पे बैठ के शाम को पढ़ते थे वो किताबें। फिर दूसरे दिन एक एक दिन में 3-3 4-4 किताबें उड़ा देते थे, क्योंकि एक एक दो दो कहानियां ही होती थी। अच्छा। फिर मास्टर जी को ले जाते थे, तो इस तरीके से वहां से रुचि बढ़ी। फिर पापा जाते थे, बता आप तुमको की सारी चीजें यहाँ से जी ले जी, जाते थे, चरवाल से ले जाते चंपक, और चंपक जैसे चंपक आती थी एक, तो उससे भी रुचि बढ़ी। तो ये सारे जो जिनको लुगदी साहित्य कहा जाता है, चंपक, ये भी बच्चों के आजकल उनसे छीनी जा रही चीजें, जिस तरीके से मोबाइल बीच में आ रहा है, तो ये सारी चीजें मूल में रही, ये सारी चीजें कारण बनी वहां से आगे बढ़ना का। फिर धीरे धीरे विश्वविद्यालय आए, और विश्वविद्यालय में तो मतलब कि समझ ही रहे हो कि यहाँ पे दिखा मुझे वास्तव में चीजें क्या हैं। तो मैंने कहा कि बेटा फिर तेरे पास भी तो ये है, बस तो यहाँ से आगे यहाँ बढ़। आए आपको पंख मिल गया। हाँ, लेकिन उससे पहले भी एक कहानी है कि बीएससी करके 2 साल यहाँ आए हैं। ये क्या चीज है। अब मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताऊं, हमने सबसे शुरुआत में आपको बताया कि अनंग भैया से बात किए, वो बोले कि हमने साइंस 12 तक पढ़ा है, उसके बाद हम बीए किए। 2 साल बीएससी किए, हम छोड़ दिए थे। जय भैया से बात किए, वो भी कह रहे हैं हम साइंस पढ़े। आपसे बात किए, आप तो बीएससी तक आ गए, यानी कि साइंस से पढ़े होंगे। हाँ 2 साल दूसरे साल में छोड़ दिए। 12वीं भी तो साइंस से हुआ होगा। हाँ 12वीं साइंस से था, पीसीएम था। उसके बाद यूपी बोर्ड, दरअसल मैं बताता हूँ तुमको क्या होता है कि हमारे सबके घर में एक रूढ़, एक भावना बिठा दी जाती है लोगों के मन में बचपन से कि नहीं नहीं आर्ट्स में तो कुछ होना नहीं है, साइंस में जाएंगे तो सारी चीजें होंगी। तो वही इंटर में मैथ से पीसीएम से किए। उसके बाद जब आगे बढ़े तो अब क्या करें भाई, क्योंकि विश्वविद्यालय जब वो 2017 की बात है, 2017 में हमने इंटर किया था। 2017 में टाइम लेट हो चुका था विश्वविद्यालय का, इसलिए यहाँ का फॉर्म रह गया। और उसके बाद इतना नॉलेज भी नहीं था कि पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे आगे जाना है, क्योंकि वही सारी चीजें देखते आते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, भगवान को कुछ और ही मंजूर था, तो वो सारी चीजें हुई। और उसके बाद का जो समय है वो 2 साल हमने कानपुर यूनिवर्सिटी से ऐसे ही प्राइवेट फॉर्म भर दिया था, घर पे बैठ के पेपर दे आते थे। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, भाई ये तेरे को करना है, तुमको ये नहीं करना है, तुम का है भैया इमा परे हो हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे खातिर नहीं बनी है। तो वहां से फिर हमने कहा कि ठीक है, छोड़ दिया, दूसरे साल का पेपर नहीं दिया। फिर उस साल 2019 था, और 2019 में मैंने विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा। तब निगेटिव मार्किंग पे एग्जाम होते थे,
बड़ी मेहनत से 2 साल। एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव होते थे। हाँ, पीसीएम एक तो थे, ऊपर से 2 साल छोड़े भी हो गए थे पढ़ाई लिखाई, काफी क्योंकि मुश्किल हुआ होगा। तो फिर एडमिशन, और खैर सब्जेक्ट कौन सा मिला? सब्जेक्ट मिला हमको यहाँ पे, मुझे लेना था, मुझे सब्जेक्ट बताता हूँ तुमको, ये भी हाँ। दिक्कत होती है। जैसे आजकल के बच्चों को जब पूछें हाँ। तो उन्हें पता होता है, जो जैसे कॉन्वेंट से पढ़े हैं, जो अच्छे स्कूलों से पढ़े, उन्हें ये पता होता है कि हमें क्या सब्जेक्ट लेने हैं, चुनना क्या है। हाँ। हमें तो यही नहीं पता था कि सब्जेक्ट में इसके अलावा भी कुछ होते हैं, हाँ, सोशियोलॉजी ये सब होता है, चीजें हम लोग को बता इकोनॉमिक्स देते होता हैं है, ये ना सारी कि चीजें, ये हाँ। सब कुछ नहीं, सही में पता था, ये नहीं पता था। तो मैं यहाँ आया तो काउंसलिंग हो रही थी, उसका भी एक रोचक किस्सा है, उसको भी मैं भी सुनाऊंगा। हाँ। काउंसलिंग हो रही थी, वहां पे मैंने कहा कि सब्जेक्ट, तो पहले तो हिंदी भाई, तो मतलब ये बीए ऑफलाइन करके, होती थी? हाँ ऑफलाइन होती थी काउंसलिंग, अच्छा। एमबीए डिपार्टमेंट में हुई थी। तो पहले हिंदी के बाद, अब हिंदी के बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में जो हमको समझ में आ रहा है डाल दो। हाँ, हिस्ट्री में ये नहीं पता है कि एआईएच अलग होता है, एमआईएच अलग होता है। अच्छा। हिस्ट्री, उसके बाद फिर ज्योग्राफी। तो ये 3 सब्जेक्ट्स मेरे पास थे, सब्जेक्ट तो अच्छे ही थे। और वो किस्सा तो अलग ही है, लाजवाब है, वो भी अभी सुना देंगे। हाँ, बताइएगा। आगे मैं जानना चाहूंगा, अभी तक आप बात कर रहे हैं हिंदी से जुड़ा, ये वो ठीक है, हिंदी के अलावा किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में आपकी रुचि है या नहीं है, और है तो किस क्षेत्र में है? दरअसल बातें बहुत सी हैं, अब हम अपनी तारीफ क्या ही करें, लेकिन थोड़ी बहुत करनी चाहिए। तारीफ ना करिए, सच तो बचपन बता से माहौल दीजिए। पिताजी हारमोनियम बजाते थे, गाते थे, तो अच्छा। थोड़ी बहुत गाने में रुचि है, ज्यादा नहीं गा पाता हूँ, थोड़ा बहुत। हारमोनियम भी थोड़ी बहुत बजा लेता हूँ। क्रिकेट बहुत अभी तक इंटर तक, मतलब इसके बाद 2017-19 तक क्रिकेट खूब खेला, क्रिकेट में रुचि अच्छी रही। मतलब ये होता है ना कि जो जिनके अंदर वो होता है ना, जुनून होता है, तो वो किसी भी जगह जाते हैं तो वो घुस जाते हैं एकदम। तो बस ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि जिनमें, जैसे बचपन में खुरपेची ज्यादा था, मोटर लाता था कार का, निकाल के उसको तोड़ के उसका पंखा बनाते थे, ये सारी चीजें बहुत तरीके से, ये बहुत सारे किस्से हैं इस तरीके के। तो मतलब अलग अलग क्षेत्रों में रुचि रही, लेकिन जब यहाँ पे आए तो पता चला तुम्हारा फील्ड क्या है, क्योंकि कब तक भटकोगे, है ना। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, हम घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। अरे कब तक भटकते फिरेंगे। क्या बात है। अब मैं दर्शकों का सवाल लेना शुरू कर रहा हूँ। दर्शक क्योंकि हमारे हाँ, मैंने देखे थे सवाल, मुख्य दर्शक ही हमारे सब कुछ है, और इसलिए मैं हर व्यक्ति से बात करने से पहले ही दर्शकों को मौका देता हूँ कि दर्शक पहले प्रश्न पूछे, और अगर हमारा प्रश्न कोई दर्शक पूछ देता है तो मैं अपना प्रश्न को खत्म कर देता हूँ, दर्शक के नाम से ही पूछता हूँ प्रश्न। तो मैं सबसे पहले सवाल लूंगा वरुण शुक्ला जी का। वरुण शुक्ला जी ने बड़ा लंबा प्रश्न पूछा है। नमस्ते भैया, पहले नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर उन्होंने कहा है, इस एपिसोड को सुनने की उत्सुकता है, 2 प्रश्न है, एक निजी और एक सामाजिक। निजी प्रश्न यह है कि आप वर्तमान समय में हिंदी से स्नातक कर रहे हैं, आने वाले समय में आप अपने आप को किस पद के लिए तत्पर देखते हैं। सामाजिक प्रश्न यह है कि, सामाजिक प्रश्न बाद में पूछेंगे, पहले इसके जवाब दीजिए। निजी प्रश्न कि पद के लिए देखते हैं। देखो, मुझे लगता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। तो भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, सब उसके हाथ में है। अब लोग कहेंगे भाग्यवादी ज्यादा हो, नहीं, भाग्यवादी होने के साथ साथ कर्म भी कर्म पर विश्वास रखता हूँ। तो मेरा तो यही है कि पद यही रहेगा कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद जेआरएफ के बाद प्रोफेसर के लिए देखेंगे, यही रहेगा पद, और क्या ही रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में ही जाएंगे और प्रोफेसर के तौर पर देखेंगे। भविष्य की क्या तैयारियां? भविष्य की तैयारियां यही हैं कि भाई अभी तो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, आज तुम्हारा इंटरव्यू है, इसके बाद हम हाइबरनेट हो जाएंगे। अच्छा, ये जेआरएफ का? हाँ, जेआरएफ का दिसंबर में एग्जाम है, तो उसके बाद सुस्ता जाएंगे, एकदम चले जाएंगे। बहुत कार्यक्रम कर लिए, थोड़ा बहुत इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जरूरी है। चलिए, उन्होंने दूसरा प्रश्न ये पूछा है कि कहाँ से शुरू था, किस पद के लिए तत्पर देखते हैं, और सामाजिक प्रश्न यह है कि आप काव्योम जैसी उत्तम संस्था के संस्थापक सदस्य हैं, वर्तमान समय की युवा पीढ़ी को साहित्य के प्रति बढ़ाने के लिए आपका क्या सुझाव है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है इसका। वर्तमान समय की युवा पीढ़ी को साहित्य के प्रति बढ़ाने के सुझाव, और आप काव्योम जैसी उत्तम संस्था। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, वरुण भी बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल। इसने 2 किताबें लिख ली हैं, और अभी एक किताब का विमोचन भी हुआ था। देखो, जो युवाओं का साहित्य के प्रति रुझान कैसे बढ़ता है, जैसे वरुण मुझे मिला, अभी मुझे वरुण से मिले हुए 6 से 7 महीने, 3-4 से 5 महीने, ये बहुत ज्यादा 4 से 5 महीने हुए हैं, लेकिन मिला, उसके बाद स्वभाव को जाना, बड़ा प्यारा बच्चा है,
बहुत सम्मान देता है, सारी चीजें करता है। जी। तो फिर ये मुझे लगा, और रुचि देखकर उसकी कि साहित्य में इस तरीके से लिखता भी है, रुचि भी है। अभी सुधार की आवश्यकता तो सबको रहती है, वो भी है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसके लिए एक मंच है, वो है काव्योम। उसके माध्यम से, जैसे अभी 14 सितंबर को किताब का इसकी विमोचन हुआ, बिल्कुल। तो इसने कहा भैया कैसे विमोचन क्या होगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, किताब जब अपना ही कार्यक्रम है तो उसमें कर लेना। एकदम। तो इस तरीके से विमोचन भी हो गया। तो काव्योम जैसी उत्तम संस्था केवल अपने नाम से उत्तम नहीं, वो ऐसे बच्चों से, ऐसे जो श्रेष्ठ बच्चे हैं और ऐसे जो मेहनत कर रहे बच्चे हैं, जी। है ना, अपने अपने क्षेत्र में, उनसे उत्तम बनती है। तो अभी तो हमको लगता है कि उत्तम बहुत ज्यादा नहीं बन पाई, लेकिन जितना काम कर रहे हैं हमको लगता है ऐसे ही बच्चों से। तो ये हुआ। दूसरी चीज जो उसने पूछा, क्या प्रश्न था? प्रश्न ये था कि कि आज की आने युवा वाले पीढ़ी बच्चों को, हाँ, पीढ़ी को देखो, जहां पर एक समय आ चुका है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि मोबाइल है हाथ में और 15-15 सेकंड की रील देख के, बहुत अच्छी चीज है, उसमें भी क्रिएटिविटी लाएं, लेकिन वहां से चीजें अलग आती हैं। एक जब साहित्य की बात करते हैं, तो एक समय था जब हमारा वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत भ्रंश से भाषा का पूरा विकास हुआ। उसके बाद से साहित्य का विकास हुआ। साहित्य के, वो भी उस समय का भी साहित्य था, लेकिन उसके बाद जो ये हिंदी साहित्य में जैसे भक्तिकाल आया, आदिकाल आया, भक्तिकाल आया, उसके बाद ये रीतिकाल आया, फिर आधुनिक युग आया। तो इसमें सब लोगों ने अपने अपने युग में मेहनत की। जैसे आदिकाल की बात करें तो उस समय के जो कवि रहे उन्होंने मेहनत की। भक्तिकाल की बात करें तो कबीर, तुलसी, सबने समाज को, युवा ही रहे होंगे जब उन्होंने काम किया होगा समाज के लिए, साहित्य के लिए। उसके बाद रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल, अभी तो जब सबने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समय में साहित्य में इतना योगदान दिया है, तो आजकल की युवा पीढ़ी जो इतनी दिमाग से स्मार्ट है, बहुत ज्यादा भाई, ये तो चीजें हैं। क्योंकि आजकल का इतना बड़ा बच्चा जो जितनी अच्छी चीजें समझ सकता है, वो शायद बड़े उतने तरीके से ना समझ पाए। तो वो खाद का असर है, वो पानी का असर है, वो माहौल का असर है। तो जब बच्चा इतना स्मार्ट है, तो उन चीजों को स्मार्ट तरीके से क्यों ना लाया जाए, है ना। जो साहित्य है, जो सारी चीजें हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी तो हमको आगे लाना होगा ना। क्योंकि जब एक तरीके से देखें, अलग अलग समय का अलग अलग साहित्य है, लेकिन संदेश क्या है? साहित्य का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मानवता, है ना, मानवता। तो उस तरीके से, और मानवता की बात साहित्य अगर सिखाता है, तो अगर जो बच्चे मानवता सीखना चाहते तो साहित्य में क्यों नहीं आएंगे। तो युवा को यही संदेश है हमारा कि आप, अगर दुनिया में सबसे बड़ी चीज है प्रेम और मानवता, इन चीजों को सीखना है, तो साहित्य से बेहतर माध्यम कोई हो नहीं सकता है। तो इस तरीके से हमको लगता है कि साहित्य में रुझान बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रेम ही बढ़ाना है जी। गले लगाओ, है ना। जी जी। नैमिष पटेल जी का अगला प्रश्न है कि नए बच्चों को काव्यों से जुड़ना कितना आवश्यक है, ये समझाएं, और उन्हें क्या नया सीखने को मिलेगा काव्यों से। जो नए छात्र, आपको पता है कि हर साल हाँ। नए छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय में आते हैं, और एक से एक उनके अंदर ऊर्जा होती है, और एक से एक उनके अंदर एक कला होती है। तो मुझे लगता है कि उनको ये चीज बताना अति आवश्यक है कि काव्यों से जुड़ने का क्या फायदा होगा, उन्हें क्या फायदा का अर्थ है कि मैं आर्थिक फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक फायदे या उनके भविष्य के लिए क्या फायदे होंगे, ये चीज बताना अति आवश्यक है। क्या सीखने को मिलेगा, क्यों जुड़ना चाहिए, ये जरा बताइए। नए बच्चों को काव्यों से क्यों जुड़ना चाहिए, और दूसरी चीज, नए बच्चों को काव्यों से क्यों जुड़ना आवश्यक है, समझाइए, और उन्हें क्या क्या नया सीखने को मिलेगा। देखो गुरु, दूसरी जो बात है वो पहले रखते हैं जी। कि हमसे कोई क्यों जुड़ेगा, जब उससे हम कुछ नया सिखाएंगे, कुछ नई चीज देंगे, है ना। और हम तो सीख ही रहे हैं, तो हम भी नई पीढ़ी हैं और वो भी नई पीढ़ी हैं। तो जब एक स्तर पर बात होती है, एक मानसिक स्तर पर बात होती है, एक उम्र के स्तर पर बात होती है, तब चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से संप्रेषित होती हैं। तो नए बच्चों को काव्यों से जुड़ना कितना आवश्यक है, ये तो मैं बच्चों से कहता हूँ, भाई ऐसे तुम मत समझो, संगोष्ठियों में आओ, हमारी जो पाक्षिक यानी महीने में 2 बार होती हैं, उसमें आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग बात करते हैं और क्या साहित्य में किस तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी दूसरा क्या चीज थी, पहला, अब दूसरा चीज का आपने जवाब दिया, क्या नया सीखने काव्यों को मिलेगा। हाँ। तो यही है कि जब तुम संगोष्ठी में आओगे तो तुम वहां देखोगे, पहली चीज तो आजकल सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, व्यक्तित्व का विकास। तो मैं नहीं कहता कि मैं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर 10 लोगों के बीच में हम रहेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होना ही है। क्योंकि एक व्यक्ति बलिया से आया है, विकास बलिया से है, मैं हरदोई से हूँ, कोई कन्नौज से है, कोई बिहार से आया है, कोई दक्षिण भारत से आया है। जब ये अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग जगह के, अलग अलग संस्कृतियों के और अलग अलग स्थानों के लोग आते हैं, तो वहां पर एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो सबके हमको विचार जानने को मिलते हैं।
काव्यों में अलग अलग जगह के बच्चे हैं, तो सबकी मानसिकता, सबके विवेक, सबके विचार जानने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। दूसरा जो आजकल सबसे जरूरी चीज है कि बातचीत करने का लहजा, यानी कम्युनिकेशन स्किल। तो ये कब विकसित होती है? ये विकसित तभी होती है, जैसे हम तुमसे अभी बात कर रहे हैं, तो मैं अभी भी तुमसे बात करते वक्त एकदम फ्री हूँ, है ना? कुछ मतलब मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, तुमसे बात करते हुए फ्री हूँ। लेकिन जब हम शुरू में आते हैं तो मुझे यही नहीं पता होता है बात क्या करना है, और जब हम अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाते हैं, तो हम चीजों में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसे अपने आप को दिखा सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, है ना? मेरे सीखने का सबसे पहला यही सबसे पहली कसौटी यही होती है कि आप प्रश्न करें, और प्रश्न करने के लिए आपको क्या है कि आपको बात कहनी पड़ेगी, और बात कहने के लिए आपको बात कहने का तरीका आना चाहिए। उस तरीके पे हम लोग काम करते हैं, और हम लोग नहीं काम करते हैं। जब 10 लोगों के तरीके को हम देखते हैं, तो जिसके अंदर ललक होती है, जिसके अंदर इच्छा होती है कि नहीं मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो वो उन चीजों से, छोटी छोटी चीजों से सीखता है। कहते ना ये गुलदस्ता होता है, तो गुलदस्ते में एक फूल चमेली का लगाया, एक गेंदे का लगाया, एक गुलाब का लगाया, एक रातरानी का लगाया, इस तरीके से अलग अलग गुड़हल का लगाया, इस तरीके से अलग अलग फूल लगा के तब वो गुलदस्ता बनता है। उसी तरीके से जब हम इन सारी चीजों पे काम करते हैं, इन सारी चीजों को समझते हैं, तब हमारे दिमाग का समग्र विकास होता है, और तब हम जाके समाज में अच्छे तरीके से अपने संदेश को, अपने जो मानवता के संदेश को, प्रेम के संदेश को, ये सारी चीजें अच्छे से रख पाते हैं और अच्छे से फैला पाते हैं। आपने कहा कि अपनी बातों को रखना अति आवश्यक है। मैं आज भी मैं इसी क्षेत्र से हूँ, चूंकि लोगों से पूछना मेरा काम है, लोगों से जानना, उनकी राय, व्यक्तिगत राय जानना जरूरी है। मैं आज भी इस विश्वविद्यालय में जब माइक उठा करके पूछने चलता हूँ, तो मुझे 10 ऐसे गिने चुने चेहरे मिलते हैं जो हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि मैं आकर के सबसे पहले बोलूँ, और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हर दिन नए लोगों से मिलूँ। तो ये समस्या इसमें मुझे ये होती है कि जो 10 लोग बोल रहे हैं मुझे खुशी है उनसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि और इस विश्वविद्यालय में सिर्फ 10 लोग ही नहीं है ना, 10,000 से भी अधिक लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि रोज मुझे नए लोग मिले। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लड़कियां हैं जो हमारी विश्वविद्यालय की, वो बहुत अच्छी आगे आ रही है, लेकिन आज भी उस तरीके से बराबरी की जो बात कही जाती है वो बराबरी नहीं कर पाती है। मैं लड़कियों के ही मुद्दे पर कई बार बात किया हूँ और मुझे लड़कियां नहीं मिली हैं। तो ये किस तरीके से इस चीज को कम किया जाए, खत्म तो मैं नहीं करने की बात कहूंगा, लेकिन कम कैसे किया जाए ताकि लड़कियों का भी हिस्सेदारी बढ़ चढ़कर, लड़कियां भी हिस्सा ले हर चीज में, अपनी बातें कहें। बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसको ऐसे समझते हैं, जैसे तुमने कहा कि जब हम माइक लेके निकलते हैं तो 10 लोग गिने चुने ही सामने आते हैं। बिल्कुल। तो हमारे समाज की दिक्कत यही है कि हम लोग आगे नहीं आना चाहते, तभी तो 10 लोग आगे हैं जी। सच है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो हम अपने हक के लिए, अपनी चीजों के लिए बात करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तभी जो 10 लोग होंगे जिनके अंदर वो है कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, वो आगे आ जाएंगे। तो इसमें दो पक्षों को समझना पड़ेगा। एक तो वो जो आगे आते हैं, एक वो जो नहीं आगे आते हैं। नहीं आगे आने वालों की ज्यादा गलती है। बिल्कुल भाई मेरी दिक्कत है, मेरे पेट में दर्द है, ठीक, मुझे विकास थोड़ी ना बताएगा कि भाई आपके पेट में दर्द है। मुझे पता होना चाहिए मेरे पेट में दर्द है, पूछूंगा। हाँ कुछ दिक्कत बिल्कुल है। अगर जो मुझे दिक्कत है तो विकास से बताऊंगा, और हो सकता है मैं असमर्थ हूं जाने में, तो विकास लेके जाएगा, सहायक हो सकता है, वो मैं नहीं हो सकता हूँ। ये चीज है। तो वो जो लोग आगे नहीं आते हैं उनको आगे लाने का काम करता है काव्यों, ठीक है? क्योंकि मैं जानता हूं जिस जगह से, जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, लड़कियों की अगर जो बात करें तो ग्रामीण परिवेश से ज्यादा आती हैं। तो ग्रामीण परिवेश में ऐसे संस्कार, ऐसी चीजें रोपित की जाती हैं, ऐसी चीजें रोपित की जाती कि उनमें लड़कियों के अंदर एक भावना भर दी जाती है कि लड़कियां हैं, है ना? और ये मैं आज के समाज में चीजें बदल रही हैं, लेकिन ये सत्य भी है। अगर कोई लड़की यहाँ आती है तो बीए करती है, एमए करती है, वो आती है, क्लास से चली जाती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेती है, तो उसकी गलती है। उसके साथ साथ उसके जो पीछे है, उसका जो अतीत है, उसकी भी गलती है। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पे आज मुझे कोई दिक्कत होगी तो हो सकता है मैंने पीछे कोई गलती की हो। तो वो पक्ष है इसका। पहला पक्ष तो ये हो गया कि वो लोग नहीं आगे आते, है ना? उनको आगे आना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको अपने हक समझने हैं। भाई तुम भी इंसान हो, तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, तुम्हारे भी 2 पैर हैं, आंखें हैं, भगवान ने बुद्धि दी है, तुम क्यों नहीं आगे आना चाहते? तुम आगे आओ। दूसरी चीज, वो पक्ष जो अपने आप को आगे रखना चाहता है, वो पक्ष क्या चाहता है कि सत्ता, शासन, पावर सब उसी के हाथ में बनी रहे, इसलिए वो
जो पीछे उनको पीछे ही रखना चाहता है, उनके अंदर एक भावना ही नहीं जगाता है कि भाई तुम्हारे अंदर भी ये प्रतिभा है। क्योंकि अगर जो उसे पता है कि वो लोग को पता चल गया तो मेरी प्रतिभा जो है ना, जो मैंने बनाई है, बिल्कुल वो मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन इसका मतलब उसके अंदर भी दिक्कत है, उसके अंदर विश्वास की कमी है ना। जो पीछे रखना चाहता है किसी को किसी काम के लिए, तो इसका मतलब उसके अंदर अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे भरोसा है, मैं 10 लोगों को 10 लोगों को आगे लाता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं आगे लाता हूँ, लेकिन मैं 10 लोगों को समझता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि भाई आगे जाओ। क्यों? मुझे विश्वास है कि वो भी आगे जाएंगे, हम भी आगे जाएंगे, क्योंकि हम निर्माण क्या कर रहे हैं, हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम एक अच्छी जगह का, अच्छे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। तो इन सब जो ये इतनी सारी चीजें हैं, उनके लिए जरूरी क्या है? उनके लिए जरूरी है कि वहां के लोग, अगर जो मान लो एक चीज बताता हूं, एक चेन है पूरी, ठीक। अब चेन में एक कड़ी मजबूत है और बाकी सारी कड़ियां कमजोर हैं, तो क्या वो चेन टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। तो कम मजबूत वाली अपना लेके उड़ जाएगी, कमजोर वाली टूट जाएंगी। तो अगर जो किसी चेन को, किसी समाज को, किसी वातावरण को सशक्त बनाना है, तो वहां के प्रत्येक ऊपर से लगा के निचले तबके के व्यक्ति को, उसको आगे लाना पड़ेगा। और उसको आगे लाने के लिए कभी कभी एक प्रसंग जैसे रामायण का है, जब उसमें भगवान हनुमान जी भूल जाते हैं अपना बल, तो जामवंत उनको कहते हैं कि का चुप साध रहे हो बलवाना, है ना, कि तुम भाई काहे चुप रहे हो। तब भगवान उनको एहसास होता है कि नहीं, अरे राम काज लगी मम अवतारा, सुनता ही भयो पर्वता कारा। तो उनका अवतार राम काज के लिए हुआ है। तब जब व्यक्ति को स्मरण कराना पड़ता है, और वो स्मरण कौन कराएगा? जिसको ज्ञान है, ठीक। तो इस तरीके से जो समाज के निचले तबके का व्यक्ति है, जो समाज के ऊंचे तबके का व्यक्ति है, इन सबको अपने अपने स्तर पर काम करना पड़ेगा, तभी एक अच्छे समाज का, एक सशक्त समाज का और एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा। तो जो तुमने प्रश्न किया था कि वो लोग 10 लोग आगे आते हैं जो पीछे रहते हैं, तो उनसे मेरा यही अनुरोध है कि भाई पीछे क्यों रहो भाई, तुम्हारे सब ईश्वर ने तुम्हें दिया है, सारी चीजें प्रदान की हैं। जो बल, जो धन होता है, वो किसी चीज में मुझे लगता है कि आगे आने में मुझे किसी को कुछ करने से रोकने में बाधा नहीं हो सकता है। जो गांव से, जो या फिर समाज से, या फिर जो घर में जिन चीजों में तुम्हें बताया गया कि ये दिक्कतें हैं, वो परिवार की भी दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है वो दिक्कत एक वो परंपरा से है। तो उस परंपरा से अब तुम बाहर निकल के विश्वविद्यालय में आई हो, है ना, विश्वविद्यालय में जब आई हो तो तुम ये समझो भाई कि वो चीज गलत है, और घर वालों को भी समझाओ। अब पढ़ रही हो, तुम ग्रेजुएशन कर रही हो, तो ये सारी चीजें हैं, और उन लोगों को भी समझना चाहिए। तो इस तरीके से इसके दोनों पक्ष हो गए। चलिए, अगला प्रश्न चंद्रशेखर जी ने पूछा है। अनमोल भैया को सादर अभिवादन। आप अच्छे कंठ और वाणी के धनी हैं, बड़ी तारीफ किया है। तो पहले आपसे मेरी पसंदीदा कविता सुनना चाहूंगा। तेरा सुदामा गिरा कन्हैया, इसे उठाओ गले लगाओ। वाह, बहुत अच्छा, मुझे भी लगता है ये आपकी कविता। और उसके आगे उन्होंने लिखा है, सुनना चाहूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा है दूसरा प्रश्न ये है, अभी दूसरा प्रश्न बाद में, पहले ये सुनाइए। ठीक है, तो पहले सुन लो, हमको लगता है उतनी देर से बोलते बोलते हाँ, अब थोड़ा ये माहौल को लाइट किया जाए ना। हाँ। तो यही है, गजल है मेरी। उसका मतलब ये है, देखो मैं अभी बात कर रहा था कि प्रेम की, मानवता की सारी चीजें, तो वही है कि गले लगाओ। सबसे बड़ा चीज, अभी तुम्हारा ही दोस्त कोई निराश हो, उदास हो, हमारे दोस्त हैं, तो बस उससे कुछ ना करो, मत पूछो कुछ, मत कहो कि क्या हुआ, जाके गले लगा लो। तो वही चीज है, और गले लगाने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, सुनाता हूँ कि झुलस रही है अगन में दुनिया, इसे बुझाओ गले लगाओ, पड़े हुए जो दिलों में छाले, नहीं दुखाओ गले लगाओ। झुलस रही है अगन में दुनिया, इसे बुझाओ गले लगाओ। क्या कहा कि ये दोस्त दुनिया ये जाल साजी, ये दोस्त दुनिया ये जाल साजी, कदम कदम पर करे है ठोकर, तेरा सुदामा गिरा कन्हैया, इसे उठाओ गले लगाओ। झुलस रही है अगन में दुनिया, इसे बुझाओ गले लगाओ, पड़े हुए जो दिलों में छाले। तो यही बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा है कि अगला प्रश्न ये है कि अनमोल मिश्रा को अनमोल मिश्रा बनने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? क्योंकि एक अनमोल मिश्रा वो जब जन्म लिए, और एक आमतौर पर किसी का नाम दिया जाता है वो, और वर्तमान समय में अनमोल मिश्रा जिसका नाम लेने पर एक
अपने आप से आता है कि काव्यों, हिंदी, ये सब तमाम चीज़ें अपने आप दिमाग में आ जाती हैं, तो इतने सारे बदलाव आपके अंदर आए होंगे, तो कैसे, क्या सिलसिला रहा आपके जीवन का उस अनमोल में और इस अनमोल में? क्योंकि अब आप अनमोल, वास्तव में अनमोल हो चुके हैं। ये बड़ी बात कहती है, अभी कुछ नहीं हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक आदमी अपने को समझता है कि कुछ नहीं, तभी तक वो कुछ रह पाता है। जी। तो एक शेर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कि कहते हैं कि वजूद से हम अदम में आकर, वजूद से, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के, ठीक है बोलता हूँ, वजूद से हम अदम में आकर, मकी हुए ला मका के जाकर, हम अपने को उनकी तेग खाकर मिटा मिटा कर बना चुके हैं। तो तेग मतलब जब तलवारें पड़ती हैं वक्त की, है ना, जब प्रेरणा मिलती है स्वयं से, और जब आशीर्वाद होता है पुरखों का और ईश्वर का, तब व्यक्ति कुछ बन पाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे बनाने वाला, या मैं अभी कुछ नहीं बना हूं, लेकिन जितना कुछ हूं वो ये सारी चीजें हैं कि वक्त की मार, ईश्वर का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, और स्वयं की स्वानुभूति, एक स्वयं की प्रेरणा, है ना। तो ये सारी चीजें एक वो उसमें कहते हैं कि गीता में तो बोलते हैं वो अर्जुन कि गांडीवम संसते हस्तात्वक्चैव परिदहते न च शक्नो में वस्थातुम ब्रह्मति वच मे मना। यानी हाथ से गांडीव गिर रहा है, गांडीवम संसते हाथ जो है, हस्तात्वक्चैव परिदहते, हाथ जल रहे हैं, और भ्रमति वच मे मना, जो मन है वो भ्रमित हो रहा है, मेरी त्वचा जल रही, ये सारी परिस्थितियां सामने, तब भगवान कहते हैं कि हतो अप्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तो ये जो भगवान ने बोला कि उठो, अगर जो मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा युद्ध में, और जीते तो पृथ्वी पर रहोगे, बिल्कुल। भोगोगे इसको, है ना, इसलिए उठो, युद्ध करने से बेहतर तुम्हारे पास यहाँ पे उससे बढ़कर कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो उसी तरीके से जो कहा कि प्रेरणा कहाँ से आती है, तो प्रेरणा एक स्वयं के अंदर चल रहा युद्ध है ना। यही तो क्वेश्चन था कि अनमोल मिश्रा, नहीं, अनमोल मिश्रा को अनमोल मिश्रा बनाने वाला कौन है। तो बस वही चीज है, जब आप अपने से स्वानुभूति से, स्वप्रेरणा से, खुद से सीखते हैं और वहां से उठते हैं, है ना, और इन सारे उदाहरणों को देखते हैं, तो वो चीज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और निरंतर युद्ध करने के लिए, युद्धशील बनने के लिए। युद्ध एक ही नहीं होता है कि मैदान में जाके लड़ लिए, एक मानसिक स्तर पर होता है, अलग अलग चीजों से हमें स्तर स्तर पर युद्ध लड़ना पड़ता है। तो उन चीजों से युद्ध लड़ते हुए वो जब हम करते हैं, तब व्यक्ति एक व्यक्ति बनता है। मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ नहीं हूं, लेकिन मेहनत करता हूं। वक्त जो है उसकी तेग खाकर, हम अपने को उनकी तेग खाकर मिटा मिटा कर बना चुके हैं। तो उसकी तेग पड़ती रहेगी जब तक, तब तक मैं और बनता रहूंगा और ज्यादा निखरता रहूंगा। यही सारी चीजें हैं। चलिए आगे, उन्होंने यही पूछा है कि आप अपना कवि गुरु किसे मानते हैं, और मान के कविता लिखते हैं, आपके कोई प्रिय कवि या लेखक है? प्रिय कवि तो मेरे दिनकर जी हैं, और कवि गुरु तो अभी हमको लगता है कि नहीं किसी को माना है। कवि गुरु स्वयं की प्रेरणा है, वहीं से अंदर से आती है ना। तो अभी तो बस ईश्वर है, ईश्वर को गुरु मान लिया, और सारी चीजों की उपज वहीं से होती है, तो वहां से आती जाती चीजें। आसपास का वातावरण है उसे गुरु मान लेता हूँ, कभी ये पत्ते को गुरु मान लेता हूँ, तो कभी किसी मूर्ति को गुरु मान लेता हूँ, कभी किसी चलती हुई चींटी को गुरु मान लेता हूँ, तो वहां से प्रेरणा आती जाती है, और वो सारी चीजें होती जाती है। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को मैंने आज तक अपना नहीं, भगवान करे आगे मिल जाए, क्योंकि बिन गुरु भगत विवेक ना होई। तो गुरु भगवान करे आगे मिल जाए कविता के क्षेत्र में, तो मैं और अच्छे से लिख सकूं। तो अभी तो नहीं है कोई। अच्छा, फिर उन्होंने, अभी प्रश्न उनका खत्म नहीं हो रहा है, काफी सारे प्रश्न अच्छा। हैं, तो उन्होंने आगे प्रश्न पूछा है कि आप स्त्री वर्तमान स्थिति और स्वतंत्रता पर क्या सोचते हैं? स्त्री वर्तमान स्थिति, इसी को मैं आगे और उनका प्रश्न पूरा खत्म कर देता हूँ। और स्त्री जीवन पर हिंदी साहित्य का कितना असर रहा, और किस हद तक हिंदी ने उन्हें जीवन में उच्च स्तर पर लाने में मदद की? हाँ, बड़ा सोचने वाला बड़ा अच्छा प्रश्न है यार। इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, पहला चीज क्या उन्होंने बोली? पहला चीज उन्होंने बोला स्त्री वर्तमान स्थिति और स्वतंत्रता पर आप क्या सोचते हैं?
स्त्री वर्तमान स्थिति और स्वतंत्रता, मैं अभी जब बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तब तुम कह रहे थे कि यहाँ लड़कियां आती हैं और वो नहीं आगे आती बोलने के लिए। तो जब व्यक्ति कैद होता है तो उसमें दो लोग जिम्मेदार होते हैं। अगर जो जो व्यक्ति कैद हो रहा है उसकी भी जिम्मेदारी होती है और जो व्यक्ति कैद कर रहा है उसकी भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से नहीं काम करते, तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी गलती नहीं होती, लोग हमें बंदी बना लेते हैं, तो वहां पे फिर समाज की दिक्कत हो जाती है। जो स्वतंत्रता की तुमने बात कही, वर्तमान स्थिति और स्वतंत्रता की, तो वर्तमान में तो मुझे लगता है कि वो सारी कैदें, वो सारे बंदिशें वो खत्म हो रही धीरे धीरे। बस क्या करना है, देखो, जब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक हम दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब एन वक्त होता है, जब एट द मोमेंट होते हैं, उस समय पर हमको ज्यादा बल लगाना पड़ता है। तो ये थोड़ा समय ऐसा चल रहा है, यहाँ पर जो स्वतंत्रता है वो पिछले सारे जो परिदृश्य हैं, जो सारी चीजें रही हैं, उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों ने बंदिश की, अलग अलग चीजों ने, कभी किसी चीज के, कभी किसी चीज के। तो ये जो समय चल रहा है, यहाँ पर आवश्यकता है बल लगाने की। यहाँ पर स्त्रियों को भी उतनी ही ताकत लगाने की आवश्यकता है जितनी समाज को, है ना, क्योंकि हमको कैद से छुटकारा पाना है। और कैद क्या है? कैद यही विचारों की जंजीरें हैं, और यही चीजें हैं आसपास जो गढ़ी गई हैं कि नहीं नहीं, जो बाल विवाह, जैसे स्वतंत्रता की बात करें, बाल विवाह सबसे बड़ी बंदिश थी, वो धीरे धीरे मिट गई, है ना। अब देखो बहुत ही कम देखने को मिलता है दहेज प्रथा, ये सारी चीजें, ये सारी जो बुराइयां हैं, इन पे जब वो मेहनत करे, वो लड़ाई करे, और समाज भी जब लड़े, तब उस पर बात करें। स्थिति क्या है? स्थिति तो हमको लगता है अब बहुत अच्छी है। अब स्त्रियों की, हाँ, स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी पिछले से, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, इस तरीके से स्त्रीकरण हुआ है कि वो चीजें उस तरीके से नहीं पहुंच पाती है। वहां पर ले जाने का हमारा काम है, वहां पर ले जाने का एक आम इंसान का, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, जो वो जानकार है, उसका काम है। क्यों? क्योंकि वो समाज का अंग है। मैंने अभी बताया कि एक चैन अगर जो है ना, वो मजबूत है, चैन में एक कड़ी, और बाकी कमजोर हैं, तो वो चैन नहीं कहलाएगी। उसी तरीके से समाज का एक हिस्सा पिछड़ा है और हम आगे आ गए, तो वो समाज विकसित समाज नहीं कहलाएगा। तो वो जहाँ जहाँ पे चीजें नहीं पहुंची हैं, वहां वहां पर उनकी स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहिए। स्वतंत्रता किस तरीके की होगी ये समझो। स्वतंत्रता एक होती है मानसिक गुलामी, बिल्कुल, मतलब उनको उसी चीज का दास बनाया जाता है कि नहीं नहीं, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, और वो चीजें तुम्हें पता है, सबको पता है कि क्या क्या वो रूढ़िवादी सोच है, ठीक, उनका। उससे गुलामी कैसे होगी? ज्ञान के द्वारा होगी, जब उन तक चीजें पहुंचाएंगे, उनके अधिकार के बारे में बताएंगे। दूसरी चीज जो पितृसत्तात्मक सोच है ना, पुरुषों की, कि नहीं नहीं हम पुरुष हैं, वो स्त्री है, इसके लिए पुरुषों के अंदर एक वो विचार आना चाहिए कि भाई नहीं, मैं भी, वो भी समाज का हिस्सा है, उसके भी दो हाथ दो पैर हैं, उसको भी उतना हक है जितना हमको है ना, ये सारी चीजें। फिर तीसरी चीज जब बात करते हैं, तो आती है इन सब चीजों के एक साथ सामूहिक ताकत लगाने की, तब वो स्वतंत्रता की बात करें। तो जो प्रश्न है, इसका उत्तर यही है कि स्वतंत्रता जो स्त्री की है स्थिति, वो सुदृढ़ होती जा रही है दिन पर दिन। अभी एकदम अगर जो बात करें तो उस तरीके से नहीं आ पाई कई कई क्षेत्रों में, लेकिन बहुत सुदृढ़ होती जा रही है ना। और इसके अलावा जब स्वतंत्रता की बात करें, तो बस समाज के हर एक वर्ग को, हर एक उसको, क्योंकि जब हमारा, जैसे मैं ही अगर जो यहाँ विश्वविद्यालय आ गया, ठीक, और बढ़िया खा पी रहा हूँ, और मेरे भाई, मेरे पिता ऐसे ही गांव में वो रह रहे हैं, मैं अच्छा ऑफिसर हो गया, तो मेरे क्या ऑफिसर बनने का फायदा? उसी तरीके से समाज में जब हम समाज के हिस्से हैं और समाज का एक तबका पीछे है, उसे कुछ हक नहीं मिल रहे, तो वहां पे क्या चीजें हैं? उनके हक के लिए लड़ना पड़ेगा, ये चीज है। तो स्वतंत्रता की बात ये हो गई, और स्थिति तो देख ही रहे हो कि बहुत होती जा रही। हाँ, इसमें एक चीज जोड़ देता हूँ, आजकल के समाज में जो स्त्रियों की स्थिति को बढ़ाने की बात हो रही है, वो थोड़ा अलग तरीके से हो रही है। मैंने बताया काम समस्या पे करना है। समस्या क्या है? वो गुलामी है, वो आजादी है, सॉरी, वो गुलामी है, वो मानसिक गुलामी है, उससे आजादी पानी है ना। लेकिन लोग काम किस पे कर रहे हैं? लोग काम अपने प्रोपेगेंडा पे कर रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ, आजकल जो एक नारीवादी सोच खड़ी हुई है, बहुत अच्छी चीज है स्त्रियों को हक दिलाने के लिए, लेकिन उसमें एक विकृति आ गई है। वो विकृति ये है कि नारीवाद के स्त्रियों को बढ़ाने के नाम पे पुरुषों को पीछे खींचा जा रहा है ना। हाँ। तो वो भी नहीं होना चाहिए कि किसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक को पीछे खींच लें, तो वो आगे नहीं हुआ, हम विकसित कहाँ हुए, हमने काम कहाँ किया? तो वो उस चीज से बचना चाहिए, उस चीज से बचना चाहिए। लड़कियों को भी बचना चाहिए कि थोपने से बेहतर है अपने हक के लिए लड़ो, किसी पे इल्जाम थोपने से बेहतर अपने हक के लिए लड़ो। तो पुरुषों को भी नहीं खींचना है और उनको भी बढ़ाना है। उन्होंने पूछा हिंदी साहित्य का क्या असर है स्त्री जीवन पर,
कुछ असर मानते हैं हिंदी का? हाँ यार, बहुत ज्यादा असर है। देखो मैं बात करता हूँ, जब मैं थोड़ा ले चलता हूँ तुमको प्राचीन भारत की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन अभी जो पीछे जो जिसका इस उत्तर दिया, तरीके से समझाइएगा हाँ, कि हमें भी समझ में आए, हमारे दर्शकों को भी समझ। समझ। जब जब बात करते हैं तो पुराने जमाने में या प्राचीन भारत में जो वैदिक काल था, उसके बाद जो समय था, उसमें स्त्रियों के ऊपर बंधन थे ही नहीं, उनको बराबर का हक था। कब नहीं था? तो प्राचीन काल में अपाला, गार्गी, घोषा, मैत्री, इन सारे उदाहरण वेद में मिलते हैं। वेद की ऋचाएं लिखी हैं इन्होंने। अच्छा। स्त्रियों ने जिस तरीके से पुरुषों ने लिखी, उसी तरीके से स्त्रियों ने लिखी हैं। मैं तुमको एक उदाहरण बताता हूँ। बहुत सब लोग जानते होंगे इस चीज को कि जब आदिगुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ, दोनों ने डिबेट किया आपस में, तो उस डिबेट को जज करने वाला जानते हो कौन था? उस डिबेट को, उस शास्त्रार्थ को जज करने के लिए मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती को जज रखा गया था। मतलब शंकराचार्य ने यह विश्वास दिखाया कि ये स्त्री है, जो कहते नहीं कि बहुत रूढ़िवादी सोच रही है प्राचीन काल से, ये स्त्री है। और नहीं, ये उसकी पत्नी भी है। दो फैक्टर हैं, उसके बावजूद उनको जज पे रखा कि ये अपने विवेक से उत्तर देगी, और वो उत्तर उसी तरीके से दिया गया। शंकराचार्य विजित हुए क्योंकि उनके पास, उन्होंने उस शास्त्रार्थ में उनको पराजित कर दिया। तो वहां पे उसने अपना फर्ज निभाया। उसके बाद पूरी एक परंपरा रही, रानी लक्ष्मीबाई रही, दुर्गावती रही, ये सारी परंपरा रही। ठीक, धीरे धीरे चीजें क्या हुई कि देखो, समाज जब होता है तो उसके दोनों पहलुओं को दिखाना पड़ता है। एक तरफ का तबका केवल यही चीज दिखाता है, एक तरफ का तबका एक चीज नहीं दिखाता है ना। वो कहता है कि नहीं नहीं, जितनी सारी चीजें हुई गलत हुआ ही नहीं, और एक तरफ का तबका है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, सिर्फ गलत ही हुआ। तो ये कैसे संभव है भाई? अगर गलत हुआ तो कैसे आज तक ये सारी चीजें हैं? अगर सही हुआ तो ये बात कैसे उठी? तो दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। तो मैंने तुमको प्राचीन उदाहरण दिए। अब बात करते जो साहित्य की बात कही, साहित्य का क्या रोल साहित्य का क्या रोल रहा है? साहित्य की अगर जो बात करें तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। प्राचीन काल में, जैसे मैं तुम्हें साहित्य की बात करता हूं, तो साहित्य की जैसे वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं। वाल्मीकि रामायण में माता सीता जो हैं वो एक जगह पे अशोक वाटिका में है। अशोक का पेड़ भी पीछे है, अशोक वाटिका में है। और इसका अभी मैं तुमको प्रसंग इससे भी सुनाऊंगा। अशोक वाटिका में है, वहां पे रावण आता है और रावण उनको डराता है, छूने की कोशिश करता है। तो वहां पे वो रावण को धमकी देती है कि असंदेशांतु रामस्य तपश्चानुपालनात् नत्वाम कुरिम दशग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा। श्री राम का आदेश ना होने के कारण और अपने तपस्या नाश के भय से, मतलब जो उन्होंने जिंदगी में की होगी, क्योंकि जब श्राप देता था कोई तो उसकी तपस्या का भी क्षरण होता था, तो वो जो किया था उसके भय से, मैं तुझे श्राप नहीं दे रही हूँ रावण, तुझे बख्श रही हूँ, अन्यथा मैं तुझे यहीं पे भस्म कर सकती हूँ। ये साहित्य की बात है, ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। ये स्त्रियों की स्थिति है हमारे समाज में। ठीक, उसके बाद जब आते हैं तो ये सारी परंपरा हुई। रामायण की बात करें, रामायण में माता कहती है त्रिंधरी ओट कहत वैदेन सुमेर वदपति परम स्नेही। मतलब देखो, स्त्री की इतनी ताकत है, स्त्री प्रकृति स्वरूप है ना, इतनी ताकत है, इतनी ताकत उसके अंदर है कि एक तिनका भी जब उसके हाथ में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दशानन 10 सिरों वाला रावण भी उसके समक्ष कुछ नहीं है ना, वो डर जाता है उससे। तो ये तिनके की ताकत है। और तिनका किसके हाथ में? स्त्री के हाथ में। ये स्त्री की ताकत है, स्त्री प्रकृति है। प्रकृति अगर जो जब तक शांत है तब तक शांत रहती है, लेकिन जब विध्वंस पे आ जाती है तो बड़े से बड़ी इमारतें, बड़े से बड़ी चीजों को तहस नहस कर डालती है। जब तुमने बात कही साहित्य की, थोड़ा इस पे और विस्तार करते हैं। फिर आधुनिक काल में आते हैं। आधुनिक काल में स्त्रियों के लिए बहुत कुछ, बहुत अच्छी चीजें और बहुत सारी चीजें लिखी गई। उसमें एक द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग में एक होते हैं मैथिली शरण गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बार सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखते हैं कि द्विवेदी युगीन कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, और नाम होता है उनका छद्म नाम से। आजकल तो क्रेडिट लेने का वो चल रहा है समय, लेकिन उन्होंने तब अपना लेख लिखा, लेकिन नाम भी छद्म, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। तो वहां पर वो उस लेख में जब ये लिखते हैं कि उर्मिला द्विवेदी युगीन कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, तब मैथिली शरण गुप्त उसको पढ़ते हैं। उसके बाद साकेत लिखते हैं और उसमें उर्मिला का कैरेक्टर, जो अभी तक मतलब जिन चीजों को उस तरीके से नहीं लिया गया था, वो सामने आता है। यशोधरा लिखते हैं जो गौतम बुद्ध होते हैं उनकी पत्नी के बारे में। तो उसमें लिखते हैं कि ये चले जाते हैं बिना बताए गौतम बुद्ध, तो यशोधरा कहती हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। फिर क्या कहती हैं? स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, साथ चढ़ा के, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम के प्राणों के पड़ में हम ही भेज देती फिर रण में, छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर, ये ईगो है उनका, ये चीज है कि अगर मुझसे कह के जाते तो हम ही भेज देते। हाँ। ये साहित्य ने काम किया है स्त्रियों को। फिर जब वो लौट के आते हैं गौतम बुद्ध वहां से, तो वो क्या कहती हैं कि रेमन आज परीक्षा तेरी,
रेमन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूं मैं तुझसे, बात ना बिगड़े मेरी। फिर क्या कहती हैं, मतलब ये चीज कि वो यदि वे चल आए हैं इतना, तो 2 पद है उनको कितना। मतलब वे इतना चल आए हैं, तो ये जो 2 पद अब बचा है वहां से यहाँ तक आए ना, जी। मैं उठ के नहीं जाने वाली। ये स्त्री है, और इसका सशक्तिकरण करते हैं कवि, साहित्य करता है। इसके बाद अन्यान्य साहित्यों में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। हाँ। उसके बाद दिनकर लिखते हैं कि उर्वशी का एक कथन आता है कि स्त्री की जो स्थिति है, स्त्री क्या है वास्तव में, गलती है हिमशिला, सत्य है गठन देह की खोकर, पर कितनी असीम हो जाती वह पयस्विनी होकर। यानी जरूर ये बात है कि एक हिमशिला जो है वो गठन देह की खोकर गलती है, लेकिन हिमशिला जो है वो जब गलती है तो उसका अस्तित्व नहीं रह जाता, लेकिन वो कितनी असीम हो जाती है पयस्विनी। जब स्त्री एक दूध पिलाती है बच्चों को, कितनी असीम हो जाती है। ये एक स्त्री का योगदान है, और ये साहित्य का योगदान है। उसके बाद थोड़ा और बढ़ते हैं, हमको लगता है ज्यादा हो रहा है, लंबा बोल रहे हैं इस पे, लेकिन ठीक है, उस बच्चे को उत्तर मिलना चाहिए। 1946 में एक आती है, एक उपन्यास आता है, बाण भट्ट की आत्मकथा, उसको लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उसके पहले 1901 की जनगणना में एक रिपोर्ट मिस मायो यानी वहां की थी, उन्होंने एक पब्लिश की, एक रिपोर्ट निकाली, उसको लिखा कि भारत में स्त्रियों की साक्षरता 0.06% है। उसके बाद जब उस रिपोर्ट को गांधी जी ने गटर इंस्पेक्टर रिपोर्ट खारिज कर दिया और बताया कि नहीं, स्त्रियों का गौरवशाली इतिहास रहा है, केवल यही चीज नहीं है ना। जब उस समय के कवि लेखक उन समस्याओं को उठा रहे थे, तो उस समय बाण भट्ट की आत्मकथा लिखा गया, और उन्होंने दिखाया उसमें स्त्री पात्र भट्टिनी हुई किस तरीके से, हर्ष, और वो समय कब का था, वो प्राचीन भारत का समय था, राजा हर्षवर्धन के समय का, और वो बाण भट्ट उस समय के कवि थे। तो वो लिखती हैं कि महामाया उसमें पात्र हुई, किस तरीके से नेतृत्व करती है, भट्टिनी हुई, निपुणिका, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को हमारे साहित्य ने देखा। फिर उस तरीके से अलग अलग स्तर पर और अलग अलग लोग काम करते गए, तो स्त्रियों के जीवन को ऊपर उठाने में बहुत योगदान रहा है साहित्य का। मैंने ही 2 कहानियां लिखी हैं, एक चमकुल, अभी तक 2 ही कहानियां लिखी हैं, एक चमकुल और एक भुलवाखर। तो अभी मुझे नहीं लगता कि परिपूर्ण कहानी है, लेकिन हाँ, उनमें मैंने स्त्रियों की जो दिक्कतें हैं उस पर ही मैंने बात की है। अच्छा, काफ़ी लंबा बात हो गया इस पर, अच्छी बात है, अगर कोई सीखेगा तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा। आगे मैं प्रश्नों का सिलसिला शुरू करूं, और बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी हैं। उत्कर्ष सिंह जी ने 3 प्रश्न पूछे हैं। अभी भी है, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ये लंबा वीडियो जाएगा। हाँ, काफी लंबा जाएगा, और हमको लग रहा है बहुत कम ही लोग पूरा वीडियो देखेंगे लेकिन जिनकी हिंदी में रुचि होगी जरूर देखेंगे। नहीं, देखो, देखने ना देखने का उस पे छोड़ देते हैं। मैं इसीलिए लोगों कहते हैं कि छोटा करो छोटा करो, मैं कहता हूँ कि ठीक है, जो चीज छोटा करने लायक होता है मैं करता हूँ, लेकिन ये सब इंटरव्यू है जिसमें बात पूरी आए, स्पष्ट हो बात। दिए का काम है जलना, नदी का काम है बहना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ जी। उत्कर्ष सिंह जी ने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न है, प्रणाम भैया। प्रणाम। काव्योम जैसी संस्था को खड़ा करने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उनका सामना कैसे किए? देखो, कठिनाई जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को देखो, शुरुआत में यही है, मैंने बताया, पहले भी बता चुका हूँ, और हमको लगता है उस पर थोड़ा सा जोड़ देता हूँ बस, कि काव्योम जब शुरू हुआ तो यही स्थिति थी। विश्वविद्यालय आए, विश्वविद्यालय में माहौल मिला, अलग अलग विभागों से मदद भी मिली, कभी कभी नहीं भी मिली, है ना, कि कभी कभी कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ से नहीं किए मदद, तो उनका भी भला हो, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो ये सारी कठिनाइयां रहीं बच्चों से बात करने में, कि नई चीज जब हम किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे समझने में कि माहौल कैसा, ये सारी कठिनाइयां रहीं काव्योम को शुरू में। बाकी कठिनाइयां तो हमेशा जीवन में रहती हैं, अभी भी हैं। एक कार्यक्रम होता है, एक संगोष्ठी होती है, तो उसमें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, इन्हीं चीजों पे काम करना हम काव्योम के माध्यम से सिखाते हैं। उसके समन्वयक जो हैं इन्हीं चीजों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि कोई भी संस्था खड़ी करने के लिए किन अहम बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? संस्था खड़ी, काव्योम जैसा है तो आप सिर्फ काव्योम को दृष्टिगत रख के मत बताइएगा, किसी अन्य संस्था मैं को सब संस्था की बात कर रहा हूँ। देखो, संस्था का सबसे पहला बिंदु, संस्था खड़ी करने का उद्देश्य हमें स्पष्ट रूप होना चाहिए। हम एक काम करने जा रहे हैं, फालतू हम काम करे जा रहे हैं, उसका उद्देश्य हमको नहीं पता है, वो तो संस्था खड़ी करने में सबसे पहला जो बिंदु है वो है उसका उद्देश्य जब पता चल गया, उसके बाद काम क्या करना है, चीजें क्या हैं, तो काम क्या करना है वो। तीसरी चीज, उद्देश्य हो गया, काम भी हो गया, क्या करना है, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वो। और चौथी चीज जो सबसे अहम बिंदु है कि लोग, उस रुचि के लोग, जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, जिस संस्था को हम खड़ी कर रहे हैं, उसके लोग कितने हैं वहां पे। फिर इसके बाद जब इन सब चीजों पे काम करते हुए
जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे अन्य बिंदु आते हैं, जैसे अपने को पीछे रखना। जब संस्था की बात करते हैं तो संस्था के हर व्यक्ति संस्था होता है, जी उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ साथ उसकी संस्था का भी उसकी आइडेंटिटी होती है। जी जी तो हर व्यक्ति संस्था होता है, तो अपने आप को संस्था समझना है ना, और संस्था के उद्देश्य से काम करना, ये सारी चीजें उस बिंदु में आते हैं। आखिरी प्रश्न उनका है, आने वाले कुछ वर्षों में आप खुद को और काव्यों को कहाँ देखते हैं? फिर वही चीज मैंने कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो खुद को तो मैं यही देखता हूँ लोगों के बीच। मतलब जितने हमारे भाई हैं, उत्कर्ष हुआ, तुम हुए, जितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई हैं, बड़े भैया लोग हैं, ठीक, उनका प्रेम हम पे बना रहे, उन्हीं के बीच, और आने वाले समय में पूरे समाज में बस प्रेम ही प्रेम हो, तो उन सब के बीच में रहना चाहता हूँ। ठीक, मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़ा पद पाकर इठलाऊं, है ना, मैं नीचे ही बैठूं, ये भी इच्छा, लेकिन ये नहीं है कि मेरी वो पद पाने की लालसा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मैं सारी चीजों को समन्वित करते हुए बढ़ूं। तो मेरा यही है कि अपने को यहाँ देखते हैं, काव्यों को, हाँ, काव्यों को तो गुरु ये देखते हैं कि लोगों के बीच काव्यों को भी देखते हैं, क्योंकि काव्यों का उद्देश्य है लोगों पे काम करना, काव्यों का उद्देश्य है साहित्य पर काम करना। तो साहित्य कहाँ है? साहित्य वो है जहाँ एक व्यक्ति एक रोटी खा रहा है, कविता वहां से उपजती है, जहाँ एक जिसके पास रोटी नहीं, कविता वहां से उपजती है, और जहाँ जिसके पास थाली में भरपेट भोजन, कविता वहां से उपजती है। तो इन सबके जो स्तरीकरण हो रखे हैं, इन प्रत्येक स्तर के बीच मैं काव्यों को देखना चाहता हूँ, ताकि वो एक समन्वय बिठा सके। चलिए, अगला प्रश्न है, आस्था जी ने पूछा है, उन्होंने भी 2 प्रश्न पूछे। ये लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं इतना अधिक पूछते जा रहे हैं कि ये वीडियो सच में बड़ा होने वाला है, और बड़ा हो भी गया होगा अभी तक। तो आस्था जी ने 2 प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न, आप इतना कूल कैसे दिखते हैं? ये कूल कूल कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं? बहुत प्यारी बहन है, साथ ही में रही, जूनियर्स हैं सब लोग। कूल यार, मैं वही 10 बार चीजें बता चुका हूँ कि क्या है, क्या मतलब। नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि सीनियर होते हैं तो सीनियर वाला रौब दिखाने लगते हैं, तो आप तो हमेशा मिलते हैं एकदम हंसते हुए, देखो, खिलखिलाते हुए, बिहारी जूनियर लिखते से भी हैं, वैसे ही मिलते हैं। हाँ, ये जरूरी है। जी जब लोगों से हम बात करेंगे तो लोगों को समझना पड़ेगा ना, उनसे स्तर पर आना पड़ेगा। बिहारी कहते हैं, इस पे मैं कहता हूँ, बिहारी कहते हैं कि नरकी और नलनीर की गति एक करी जो है, और जे तो हुई नीचो चले ते तो ऊंचो हुए। मतलब यदि व्यक्ति जीवन में जितना झुक के चलता है, झुक के ये नहीं कि कोई तुम्हारे गलत फायदा गलत उठा ले फायदा चीजों उठा का, ले। नहीं, झुक के मतलब जितना सहिष्णु होकर चलता है, लोगों से मिलता जुलता है ना। कहते नहीं कि जब आम के पेड़ पे आम आते हैं तो डाली नीचे झुक जाती है, तो व्यक्ति के अंदर ये नम्रता, ये जब उसके अंदर आ जाती है तो व्यक्ति सही झुकने की कोशिश करने लगता है। तो वो जितना नीचे होके चलता है, जितना शांत होके चलता है, उतना स्पष्ट उसको दिखता है। तो ये है। और जो प्रश्न है कूल कैसे दिखते हैं, भाई देखो, अगर जो कूल नहीं रहेंगे, गुस्से में आ गए, मान लो विकास बैठे हैं और मैं किसी बात पे गुस्सा हो गया, और गुस्सा हो गया, गीता में लिखा है कि गीता जी कहती है कि गुस्से से व्यक्ति का विनाश होता है। वो पूरी एक प्रक्रिया है, गुस्से से ये उपजता है, फिर उससे ये उपजता है, भ्रम उपजता है, फिर ये, और इससे विनाश होता है। तो जब हमको पता है ना, हमने उस चीज को पढ़ा है और हमने उस चीज को देखा भी है, बड़े बड़े गुस्से से बहुत सारी चीजें नष्ट हो गई, ठीक, तो उस पर कंट्रोल करना। और सबसे बड़ी चीज, गुस्सा किस बात का, जब हम गुस्सा होते हैं, तो जैसे मैं गुस्सा हुआ, तो जिस व्यक्ति पे मैं गुस्सा हूँ, उस व्यक्ति के हाथ में रिमोट दे दिया जाता है एक क्षण के लिए, वो जैसा कहेगा वो नाच नचाएगा। तो भाई गुस्सा क्यों होना, है ना, रिमोट हमें देना नहीं किसी को, इसीलिए कूल रहता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न उनका है, आप जो कविता करते हैं इसके पीछे प्रेरणा कहाँ से आती है? प्रेरणा, मैं फिर से वही कहता हूँ, प्रेरणा मुझे एक जगह से नहीं आती है, और 10 बार अभी भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रेरणा मुझे कभी एक राह चलती हुई चींटी से आ जाती है, कभी गाड़ी चला रहा हूँ उसके मडगार्ड जो होता है ना, उसके ठक ठक से आ जाती है। एक गजल तो ऐसे लिख गई, कभी इधर की चिड़ियों की चहचहाट से आ जाती है, कभी किसी को भूखा देखता हूँ तो वहां से आ जाती है। तो ये सारी प्रेरणाएं अलग अलग समय पर अलग अलग परिदृश्य में बदलती रहती है, तो प्रेरणा एक नहीं कह सकते। आगे मैं और प्रश्न पूछूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहे तो, क्योंकि ये जो लोग देख रहे हैं कहीं बोर ना हो जाए, बोर मुझे ना हो जाए, लोगों है की ना, बड़ी चिंता होती है। तो लोगों को सुनाते हैं, एक गीत ही सुना देते हैं कि हम हैं अभिशप्त अभागे, सोती रातों में जागे, तम के भ्रम में हम उलझे, अंतरतम मुक्ति मांगे, दुनिया के जाल सुनहरे, फिर पीले पड़ते चेहरे, गंदे कपड़ों से सपने
खूंटी के ऊपर टांगे, इन उलझी उलझी राहों पर तुम चलना आज सिखा दो ना, है थोड़ी सी धूप दिखा दो ना, थोड़ी सी धूप दिखा दो ना, थोड़ी सी धूप दिखा दो ना। तो यही धूप दिखाते रहिए, रास्ता दिखाते किसका ये रहिए। लिखा हुआ है? मेरा ही लिखा हुआ है। अरे बताते चलिए, खैर लोगों ये को पता चले। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं। चलिए अगला प्रश्न अर्पित सिंह जी ने पूछा है, भैया प्रणाम। प्रणाम। आने वाले समय में आप अपने आप को किस पद के लिए तत्पर करेंगे? ये फिर से ये वही पद वाला, प्रश्न। हाँ ठीक है, तो इसको एक ही साथ वही बता चुका हूँ कि मैं जेआरएफ करूंगा, प्रोफेसर के लिए देखता हूँ भाई, बाकी मैं नहीं जानता, वो जानता आने है। वाले समय में आपके जो जूनियर होंगे उनको ये पढ़ाने वाले हैं, साधारण भाषा में ये समझिए, उनको ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान तो बहुत हो गया। ज्ञान तो अभी ही दे रहे हैं, लेकिन उनको एक तरीके से पैसा लेकर के ज्ञान देंगे, ये अच्छा रहेगा कहना, ये कहना उचित रहेगा। अरे दादा। चलिए अभिनय भास्कर जी पूछ रहे हैं, शायरी लिखना कब से सीखे? अभिनय भास्कर जी पूछ रहे हैं शायरी लिखना कब से सीखे। हाँ। तो ये ज्यादा समय नहीं हुआ है भाई। हाँ। ये विश्वविद्यालय आए थे, अब विश्वविद्यालय में बैठ के ऐसे घूमा करते थे, और घूमा करते थे, फिर क्या था कि वही ना कि क्रिएटिव माइंड जहाँ लगा दो वहाँ, है ना कि पाना इंच है किसी भी उसमें बोल्ट में लग जाए। तो बस वही था, बैठे थे, बैठे रहते थे। एक भैया हैं, उनका एक पेज था, उसको मैं देखा करता था कि वो डाल रहे हैं, भाई मुझे भी लिखना है। तो पता नहीं ऐसे दिमाग में ख्याल आया, बहुत रद्दी सा ख्याल आया, लेकिन आया, उपजा ना, तो वो चीज हुई। और मैं सुना दूं तो तुम लोग कहोगे ये लिखते थे, खैर वो नहीं, वो अलग बात है। तो वहां से शुरू हुआ। दोस्त है एक, और वो बहुत अच्छा दोस्त है, अमीश। तो मैं जब सुनने वाले हो ना, तब लिखने की इच्छा अपने आप हो जाती है। तो वो मुझे मिलता था, तो मुझसे बताता था, भाई इस टॉपिक पे लिखो। भाई मैं लिख लिया, हाँ भाई अब ये थोड़ा अलग टॉपिक है, इस पे लिखो। तो वो बताता रहता था, मैं लिखता रहता था। तो वहां से चीजें हुई, फिर धीरे धीरे सीखते गए, और यही क्रम चला। बस सीखने का जो है, पिछले वाले से सीख लेकर और आगे कुछ नया करेंगे, ये जब तक रहेगा तब तक दिन पर दिन बढ़िया होता चला जाएगा, और यहीं से सीखा थी। अच्छा, अखंड प्रताप सिंह जी ने अगला प्रश्न पूछा है, नमस्कार। नमस्कार। विश्वविद्यालय में ये चीजें थोड़ा सा लोगों को देखकर हंसी आ रही होगी। खैर प्रश्न उन्होंने किया है, नमस्कार, विश्वविद्यालय में खत्म हो छात्र राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, और एक अच्छे कोर्स की पढ़ाई के साथ इस छात्र राजनीति को फिर से कैसे खड़ा किया जाए, और विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्या से कैसे निपटा जाए, इस पर कुछ अपना प्रकाश डालिए। पहला चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये छात्र राजनीति से कोसों दूर है, ये राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या जवाब देना। देखो, छात्र राजनीति से कोसों दूर कोई नहीं हो सकता है। हाँ। राजनीति से कोसों दूर नहीं हो सकता है। जो वर्तमान समय में जिस चीज को राजनीति माना जाता है, उस चीज से उससे दूर, मतलब वो चीज जो उसमें कमियां आ गई हैं उनसे दूर है। एक छोटा सा संस्मरण है, दिनकर जी बहुत अच्छे कवि, मैंने बताया ना मेरे पसंदीदा कवि। तो वो राज्यसभा सांसद थे। एक बार क्या हुआ, लाल किले पे कवि सम्मेलन हो रहा था, नेहरू जी आए थे, नेहरू जी चढ़ रहे थे, तो वो लड़खड़ा गए। अब लड़खड़ा गए तो उन्होंने थाम लिया, और बाद में उनसे कहा कि जब साहित्य राजनीति गिरती है तो साहित्य उसे ऐसे ही ताकत देता है। तो बस ये इतना इन्वॉल्वमेंट है ना, जल बिल जलज। और उसके बाद बस इतनी सारी चीजें हैं। बाकी अगर तो छात्र जो राजनेता है वो भटकता है, उसे भी बताने का काम करता है। दिनकर जी जैसे रहे तो नेहरू जी के बहुत प्रिय रहे, लेकिन जब बात हुई 1962 चीन के साथ जब युद्ध हुआ, तब उन्होंने कहा कि घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। उस पापी को जिस पापी को गुड़ नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यह मारा है। इतने प्रिय दोस्त होने के बावजूद लिखते हैं कि घातक है जो देवता सदृश दिखते हैं, जिस पापी को गुड़ नहीं गोत्र प्यारा है। तो मतलब इतना सारी चीजें, अगर जो आप मेरे मित्र हैं, आप गलत कर रहे हैं तो गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए, ये। और फिर दूसरा क्या है, उसका प्रश्न था कि छात्र राजनीति फिर से कैसे खड़ा किया जाए। मतलब आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में काफी सालों हाँ, देखो सबसे बड़ी चीज तो इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो छात्र राजनीति जरूरी नहीं इलेक्शन के ही माध्यम से की जाए। छात्र राजनीति का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, मुझे लगता है, कि जो विकास है, विकास आम छात्र है, विकास के पास कोई समस्या है और विकास को चीजें नहीं पता है, तो एक छात्र नेता उस मार्ग को दिखाने का काम करेगा। छात्र उसमें पहले आता है, नेता बाद में आता है। तो इस चीज को समझें
जो छात्र नेता यहाँ के हैं कि पहले छात्र हैं, इसलिए जितने भी छात्र हैं वो सब उनके अपने होने चाहिए, आपस में वैमनस्य नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद भले हो, ये सारी चीजें। तो फिर वो उनके हक को दिलाने के लिए काम करें, फिर वो किसी पार्टी से जुड़ जाएं, फिर वो किसी पार्टी के हों। तो सबसे पहले उसको छात्र होना चाहिए, छात्र नेता जो है। एक छात्र नेता है, अगर वो एक लाइब्रेरी से निकलता है, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से चप्पल पहन के भी निकला है और बाहर निकल आया तो एक गुहार पे उसके पूरे छात्र खड़े हो जाएं, वो छात्र नेता है। और छात्र गुहार पे कब खड़े होंगे? जब छात्रों के लिए काम करेगा, छात्रों के स्तर पर आएगा, ये चीज है। अमन सिंह जी ने बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा है कि अनमोल मिश्रा जी से आग्रह है कि नवीन परिसर में भी काव्योम का कार्यक्रम करवाया जाए। आप लोग जो भी कार्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय के करवाते हैं वो इसी पुराने परिसर में ही अलग अलग जगहों पर करवाते हैं और बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराते हैं। इसके लिए मैं आपकी तारीफ खूब करता हूँ, मतलब काव्योम परिवार की खूब तारीफ करता हूँ। लेकिन नवीन परिसर भी इसी विश्वविद्यालय का अंग है, इसी विश्वविद्यालय का भाग है। वहाँ आप लोगों की थोड़ी सी कम है वहाँ रुचि, या फिर क्या है वो? रुचि नहीं कम है जी। धीरे धीरे तो ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल हो। तो धीरे ही धीरे भाई, अभी 2 साल हुए हैं। अभी देखो मैं बताता हूँ, काव्योम ने पहले साल में हरदोई में खोली शाखा, काव्योम ने दूसरे साल में जब प्रवेश कर रहा था, उससे पहले जब 1 साल हो गया, लगभग 1.5 साल हो रहा था, तो रायबरेली में शाखा खोली। उसके बाद अलग अलग जगह पे काम करता है। काव्योम ने अभी हिंदी दिवस पे विश्वविद्यालय से ही एक एफिलिएटेड कॉलेज है, नवयुग कन्या महाविद्यालय, वहाँ पे 7 दिन की प्रतियोगिता कराई। तो वही धीरे धीरे अब हम सोच रहे हैं, कोई ऐसा अमन जैसा बच्चा वहां से नवीन परिसर से कदम तो उठाए, कदम तो आगे बढ़ाए, कदम तो उठाए, हम लोग आगे जाएंगे। देखो चीजें हमेशा दोनों पक्ष से चलती हैं, तो वही सारी चीजें हैं कि वहां से अगर जो चीजें मिलेंगी, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, वहां पे जल्द ही वहां पे भी खुलेगा और वहां पे भी काम होगा। तो बस अमन जैसे लोग आगे आए, काव्योम वहां पे भी चलने लगा। काव्योम कोई एक व्यक्ति नहीं है, काव्योम हर वो व्यक्ति है जो साहित्य क्षेत्र में काम करना चाहता है। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती है ना। ठीक है। अगला प्रश्न जतिन शुक्ला जी ने थोड़ा सा लंबा प्रश्न पूछा है। सादर प्रणाम भैया। सादर भैया, नमस्ते जतिन, प्रणाम। एक कवि के दृष्टिकोण से छात्र राजनीति के बारे में कुछ अच्छा या बुरा अपना मंतव्य बताइए। साथ ही आज के समय में विश्वविद्यालय की बुनियादी समस्याओं के लिए लड़ने से अलग अलग छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह जो बेमतलब के झगड़ों में पड़ा है, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा लगभग क्षीण हो रही है। इसके पुनर्वृद्धि के लिए आप सभी छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे कि छात्र दोबारा से एक होकर विश्वविद्यालय की खत्म होती राजनीतिक सामाजिक गरिमा को वापस पा सके और छोटे मोटे झगड़ों से बचे रहे? पहले क्या पूछा जतिन ने कि छात्र, एक कवि के दृष्टिकोण से, छात्र राजनीति। मैं पहले ही कह चुका हूं कि राजनीति पहले बात करते हैं, छात्र पहले है, नेता बाद में है। तो कवि का दृष्टिकोण जो होता है, कवि क्या होता है? कवि होता है जो समाज है उसको अच्छी राह दिखाए, कवि है जो लोग भटके हैं उनको चीजें दिखाए, है ना, उनको रास्ता दिखाए। ये तो कवि का काम है, साहित्य का काम है, बताना, अमल में लाना। जो ऐसे वर्कर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वो लाते हैं, हम भी लाते हैं, लेकिन वो आते हैं, उनको बताना हमारा काम है। तो एक कवि के नाते छात्र राजनीति पर मेरा यही विचार है कि छात्र राजनीति बहुत अच्छी चीज है। आप छात्र राजनीति के फेवर में है? हाँ, फेवर में है, बिल्कुल फेवर में है। देखो, छात्र राजनीति होनी चाहिए, लेकिन छात्रों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी बात है ना। ये बड़ी छात्र राजनीति होनी चाहिए, छात्रों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा हो रही है। मैं उसके खिलाफ हूँ, है ना। नेता भाई, अगर एक आम छात्र, उसके लिए हम लड़ रहे हैं, हम खून पसीना अपना बहा रहे हैं, तो छात्र नेता कहलाएंगे, है ना। हम उसको यूज कर रहे हैं एकदम, तो छात्र नेता नहीं कहलाएंगे। जो विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय में आजकल ज्यादा हो रहा है, तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। लोग समझ लेते हैं मैं छात्र राजनीति के खिलाफ हूँ। तो ये कवि का दृष्टिकोण यही है भाई। वो तो है, अच्छी चीज है, लेकिन उसमें जो गलत चीजें, पुरानी परंपरा के बारे में उन्होंने पूछा, पुरानी परंपरा जो विश्वविद्यालय की क्षीण हो रही है। तो देखो, आपस में कहा कि झगड़े करते हैं, देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ, अभी फिर कहा था मैंने कि छात्र पहले हैं, है ना, नेता बाद में है। छात्र पहले हैं, उसके बाद नेता हैं, है ना, उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, या किसी संस्था जो किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा छात्र संगठन है उसके सदस्य हैं, है ना।
लेकिन यहाँ पे लोग पहले छात्र संगठन के वो हैं, उसके बाद छात्र नेता हैं, उसके बाद छात्र हैं। हाँ। ये उल्टा क्रम है, इसको समझना होगा। अगर मैं छात्र, यहाँ पे एक छात्र है और मेरा ही संगठन उसके साथ गलत कर रहा है, तो मैं संगठन के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, ये छात्र है। क्योंकि हम कहते नहीं, घर घर में भेद नहीं होना चाहिए। हमारे घर का है, अगर जो मेरे बगल वाला पड़ोसी है ना, और उस पड़ोसी को कोई समस्या होगी तो पड़ोसी तो आएगा। उसी तरीके से विश्वविद्यालय परिवार है, परिवार में समस्या होगी, भाई परिवार का है, तो वो चीज है। तो इसको बचाने के लिए भाई मैं यही कहूंगा कि जो बच्चे हैं नए, वो पहले अपने आप को छात्र समझे, भाई समझे, एक दूसरे का प्रेम बढ़ाएं और मनभेद ना रखें। मतलब अंदर से कपट नहीं होना चाहिए, है ना। जिनके कपट दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसे रघुराया। तो जिनके अंदर कपट नहीं, उसके अंदर ईश्वर बसता है, उसी के अंदर ये सारी भावनाएं आती। तो मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद भले हो कि ये अगर जो इस चीज से सहमत नहीं, मैं सहमत हूँ, तो वो अलग चीज है, वो होना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए। अगला प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है, उन्होंने आखिरी आ गया जी आखिरी आ गया। काफी देर से बात करते करते सुधांशु जी ने पूछा है, कहते हैं कि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। भैया जी से एक ही सवाल है कि क्या आपके मन में भी कभी आया कि कोई ऐसी पंक्ति लिखी जाए जो समाज की परिकल्पना से परे हो? अगर कोई रचना हो तो कृपया जरूर सुनाए इंटरव्यू में। आखिरी है और मैं चाहता भी हूँ। अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ लिख पाया हूँ, लेकिन ऐसा गौर भी नहीं कभी किया। कोशिश यही है, कोशिश करता हूँ ऊट पटांग लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी एक शेर लिखा था कि फटे मुकद्दर पे, जैसे एक आता है उदास नस्लें, हम लोग जो हैं उदास नस्लें, लेकिन उसको मैंने पॉजिटिव तरीके से लिया है कि फटे मुकद्दर पे रख के खद्दर हुई सिकंदर उदास नस्लें, जमीन फाड़ी निचोड़े बादल बनाए सागर उदास नस्लें, सुलगते ख्वाबों की राख लेकर गढ़े थे पुतले जो टेढ़े मेढ़े, हंसी के मंतर से जान फूकें उन्हीं के अंदर उदास नस्लें। यही चीज़ें हैं गुरु। और बस यही कहना चाहूँगा कि जब तुमसे मिला, जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तो जाके कहीं ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। तो जिस दिन हम मरना सीख जाएंगे अपनी चीज़ों पे, अपने काम पे, उस दिन से हम जीना सीख जाएंगे। तो बस सवाल का सिलसिला यहाँ पर समाप्त हो गया। आखिरी में मैं जानना चाहूँगा, कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को या अपने प्रिय छोटे भाइयों को, साथियों को? कुछ भी संदेश यही है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। तो जोत ये जो प्रेम की है जलती रहनी चाहिए, है ना। काम अच्छे अच्छे होते रहने चाहिए। लोगों जो नए बच्चे हैं उनको क्या है, सीखना चाहिए। सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। हाँ, थोड़ा अपने अंदर एक स्वाभिमान रहे, लेकिन एक जो घमंड आता है उसको आने से बचाएं। बाकी सीखते रहो, सिखाते रहो। और साईं के सब जीव हैं कीरी का कर दो, सब उसी के बंदे हैं बस। चलिए, किसी का अगर प्रश्न रह गया हो तो मैं उससे धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ। बाकी आपने हमें समय, इतना लंबा समय दे दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपका काफी दिन से तबीयत खराब था, उसके बावजूद भी अपना इतना ऊर्जा लगा करके आपने थोड़ा सा भी ये चीज नहीं होने दिया कि आपकी तबीयत खराब थी और ऐसा कुछ। देखो, बात होती रहनी चाहिए जी। बात ही से आधी समस्याओं के, ज्यादातर समस्याओं के हल उलझते हैं। पहले बात होती है, उस पर फिर उस पर काम होता है। बिल्कुल। तो धन्यवाद। और बाकी बस यही है, लंबा खींच दिया उसके लिए माफी। अरे धन्यवाद आप सभी को भी। अगर अभी तक आपने देखा तो बाकी आप हमें जरूर ये सलाह दीजिएगा कि आगे हम इस कार्यक्रम में, एलयू के धरोहर कार्यक्रम में किसे शामिल करें, क्योंकि मैं ज्यादातर उन्हीं लोगों को शामिल करता हूं जो आप हमें सलाह देते हैं। मुझसे काफी लोग कहते हैं कि मुझे शामिल कर लीजिए। मुझे बड़ा ये सुन करके हंसी आता है उनकी बातों को कि कैसे कोई व्यक्ति खुद के लिए खुद से कह रहा। खैर, जो भी आपको लगे कि इनको शामिल करना चाहिए इस एलयू के धरोहर कार्यक्रम में, उसके लिए आप हमें सलाह दे सकते हैं। बाकी ये पूरी बातचीत, इतनी लंबी बातचीत हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें बता सकते हैं। बाकी आगे कुछ और भी इनसे बात करना होगा, हम बेहिचक इनसे जो हमेशा बात करते हैं, तो कभी फिर से एक बार बात करेंगे अगर कोई लोगों का प्रश्न होगा तो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लखनऊ वाले का ये खास कार्यक्रम एलयू के धरोहर, और मेरा नाम है विकास सिंह। कैमरे के पीछे इतने देर से खड़े होकर के जो कैमरा मैन अभी वर्तमान समय में है, सुमित चौहान जी। और बाकी भैया तो इतने देर से बोल ही रहे हैं, अनमोल मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट में मौजूद थे। धन्यवाद। कहते एक वो है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। खैर, इसका कोई मतलब नहीं, इसको कट कर देना यहाँ पे। चलिए, तो वो ये चीज है, लगते थे।
और जो नल नल से निकलने वाला पानी, नर और नल नीर, ये गड़बड़ है यार थोड़ा, फिर मैं ये थोड़ा, हाँ ठीक है, अब लो, रेडी। हाँ,